ना ये रामबाण है। अब वो एक बात पूछता कैसे है, ये तो नहीं पता पर है रामबाण सर। तो डॉक्टर उसको क्या बोलेगा, ये अपना जो बाण है ना कहीं और चलाना जाके, या नहीं चलेगा तेरा रामबाण, ये संजीवनी है। हाँ। ये वो वही है जो हनुमान जी लाए थे लक्ष्मण जी के लिए। वो क्या करते हैं कि हम कंपनी शुरू कर रहे हैं, प्लान में इतना बांटना है और प्रोडक्ट का इतना चाहिए, तो बता देता मुझे 10 रुपये में चाहिए, मुझे 20 रुपये में चाहिए। बोलते ठीक आपको 10 में मिल जाएगा। कोई बोले मुझे 50 में, तो 50 में मिल जाएगा। कोई बोले 5 रुपये में ही चाहिए, तो 5 में भी देने को तैयार हो जाता है। आप सोचो तो 5 में क्या दे रहे हैं। यही मैं कई बार तो कैलकुलेट करते हैं, तो बोतल और डब्बे का जो होता है ना वही पैसा ले रहे हैं, तो सोचो अंदर क्या डाल रहे होंगे। मैं ऐसे हजारों लोगों से मिल चुका हूँ जो बोले कि यार क्यों इतना झंझट पड़ रहे हो, इतनी महंगी आज डालोगे, इसकी बजाय इसमें ना चुटकी भर सिल्डेनाफिल डाल दो, देखो क्या रिजल्ट आएंगे। खिलवाड़ हो रहा है, स्कैम है बहुत बड़ा आयुर्वेद के नाम पे। ऐसा कर रही हैं कंपनियां। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि भारत में जितने साल हर साल लोग डायबिटीज से मरते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा लोग जो दवाइयां खाते हैं उसके दवाइयों के साइड इफेक्ट से मरते हैं। एलोपैथिक चिकित्सा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करती है, मॉडर्न साइंस लक्षणों का इलाज करती है, बीमारी का इलाज नहीं करती है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारी इस इंडस्ट्री के साथ कि हम प्राकृतिक नेचुरल आयुर्वेद की बजाय बस कुछ ऐसी चीजें चाहते हैं जो यूनिक हो। बोलते हैं कि हम कुछ यूनिक लेके आए। अरे यूनिक की जरूरत ही नहीं है, हमारे आयुर्वेद में इतना असंख्य वैसे ही बता रखा है। ये एक तरीके का मिथ है कि आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है। सब अपने तरीके से आयुर्वेद बना रहे हैं, सब अपने तरीके से यूज कर रहे हैं, और इसी की वजह से जब आयुर्वेद यूज करते हैं तो रिजल्ट नहीं आते अच्छे से। ये बहुत सुनने में आता है कि आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्सपायर नहीं होते, नहीं कलर में भी चेंज हो सकते हैं। बिल्कुल, देखो आपने सही बताया कि ज़्यादातर लोग बेचते हैं तब ऐसा ही बोलते हैं कि लिखा है बस एक्सपायरी डेट, होता नहीं है। देखिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है मैम जो एक्सपायर ना होती हो। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने में। और आज सभी दीवानों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस एपिसोड के लिए आज हम तैयार हैं वो नेटवर्किंग का एक अहम भाग है। डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट एक अहम रोल प्ले करता है जो कि कहीं ना कहीं इग्नोर होता है। प्रोडक्ट की एजुकेशन बहुत कम दिखाई देती है, नेटवर्किंग पे ज़्यादा जोर डाला जाता है। तो दोस्तों आज जिस शख्स से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ वो एक BAMS डॉक्टर हैं, आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट हैं, एक खुद का हॉस्पिटल रन कर चुके हैं और एक डायबिटिक कंसल्टेंट भी हैं। और उनसे ही हम जानेंगे कि उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है और आयुर्वेदा किस तरीके से आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको उसकी नॉलेज हो तो आप किस हद तक अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों मिलते हैं हम अपने आज के गेस्ट से, डॉक्टर संदीप कुमार जी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने। थैंक यू मैम, थैंक यू। और सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा यामिनी जी को और नेटवर्किंग के दीवाने की पूरी टीम को, राहुल जी को, कि उन्होंने आज इनवाइट किया। और मैं रियली अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा इनिशिएशन उन्होंने किया है, ताकि हर प्लेटफॉर्म से हट के उन्होंने एक ऐसा न्यूट्रल प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि डायरेक्ट सेलिंग की लोगों को जानकारी हो, क्या उसके बारे में मिथ हैं वो दूर हो सके। और आज स्पेशली मुझे इनवाइट किया है ताकि हम आयुर्वेद पे और प्रोडक्ट्स पे चर्चा कर सकें। तो थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर, हमारा प्लेजर है। हम आज कुछ ज्ञान लोगों को दे पाएंगे, नेटवर्कर्स को दे पाएंगे, जो कि मिसिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक प्रोडक्ट हमारे बिजनेस में। तो सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे सर आपके अनुभव से कि कितना अनुभव आपको, कितने साल का अनुभव आयुर्वेद के सेक्टर में है, एक डॉक्टर हैं आप। मैम मैं 2005 बैच से पास आउट हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज से, रोहतक मेडिकल कॉलेज से। और 2005 के बाद से लेके लगातार मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने बहुत अच्छा हॉस्पिटल रन किया है अपना, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें आयुर्वेद के साथ साथ दूसरी स्पेशलिटीज़ को भी इन्वॉल्व किया। और 2007 में 8 में मेरी शादी हुई। मेरी वाइफ भी डॉक्टर हैं, वो भी एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो हमने मिलके बहुत अच्छा हॉस्पिटल रन किया है और बहुत सारे हजारों लोगों या लाखों लोगों को मैं कह पाऊँगा तक आयुर्वेद के थ्रू हमने पहुँचने की कोशिश की है। सर इतने सक्सेसफुल डॉक्टर होने के बावजूद भी क्या ऐसा रीज़न था कि डायरेक्ट सेलिंग में आप आए? जी मैम, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है
कि एक्चुअली मेरा अभी भी मेरे पेरेंट्स से बात होती है तो मेरा एक बचपन का एक सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं बचपन में भी खेल खेलता था तो था डॉक्टर के खेल खेलेंगे। मेरा एक सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लोगों को ठीक करूंगा, और ईश्वरी की कृपा से मैं बना भी और अपना हॉस्पिटल भी शुरू किया। लेकिन बनने के बाद दो चीज़ें थी जो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। मेरा, जैसे मैंने बताया, मेरा खुद का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था। तो नीचे हॉस्पिटल थे 2 फ्लोर और 3rd फ्लोर पे ही मेरा रेजिडेंस भी था। तो मैं बड़ी शिद्दत से काम करता था, पेशेंट एडमिट भी रहते थे, बहुत काम करता था। लेकिन लगातार 4-5 साल करने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि जो पर्सनल लाइफस्टाइल, पर्सनल जो लाइफ है ना डॉक्टर की, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी। आप मानेंगे, आप रात को 12 बजे, रात को 1 बजे, रात को 2 बजे भी पेशेंट आते थे, बेल बजाते थे। जब मैं आता था नीचे तो आके एक ही सवाल पूछते थे, डॉक्टर साहब सो तो नहीं गए थे? अरे यार, रात को 2 बजे आए हो? नहीं, मैं आपका ही वेट कर रहा था, आपको पेट में दर्द होगा और मैं आऊँगा। तो एक मैंने वो किया कि यार डॉक्टर बन गए, हॉस्पिटल, अब तो सारी लाइफ ही इसका मतलब मैं ऐसे ही रहूँगा, बस नीचे हॉस्पिटल और ऊपर घर। मैं कहीं भी, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो मैं हरियाणा से बाहर कहीं गया ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो मेरे को लगा कि पर्सनल लाइफ यहाँ पे ज़्यादा सिक्योर नहीं है, ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग नहीं है, बड़ी बोरिंग सी हो गई थी। दूसरा एक चीज़ ये भी था कि एक हॉस्पिटल में ही बैठ के, मैं एक ही जगह बैठ के, मुझे नहीं लगता था, मेरा एक सपना था कि मैं ज़्यादा लोगों को ठीक करूँ, मेरे खुद की डिज़ायर थी ये। तो मेरे को लगता था यार, खाली एक हॉस्पिटल में बैठ के मैं भारत के हर कोने तक नहीं पहुंच सकता। मैं हरियाणा में बैठा हूं तो हो सकता है मेरे पास आसपास के डिस्ट्रिक्ट के लोग आ जाएंगे, या दिल्ली से लोग आ जाएंगे, या पंजाब से लोग आ जाएंगे। लेकिन यहीं बैठ के मैं केरल के लोगों को ठीक नहीं कर सकता, या मैं मध्य प्रदेश के लोगों तक नहीं पहुंच सकता। तो ये दो मेरी जो चीज़ें थी, ये दोनों चीज़ें मुझे अट्रैक्ट किया मुझे कि मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की तरफ जाऊं या डायरेक्ट सेलर बनूं, ताकि दोनों मेरी इच्छा पूरी हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफस्टाइल अच्छी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, अब रात दिन एक ही था। लेकिन अब पिछले, जब से मैं डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व हुआ हूँ, लगभग 2016 से मैंने डायरेक्ट सेलिंग की तरफ मैंने इन्वॉल्वमेंट हुआ मेरा। उसके बाद से अब तक मैं, भारत का एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहां मैं गया ना होऊंगा। कोई भी ऐसा एयरपोर्ट नहीं है इंडिया का जिस पे मैं ना गया हूँगा, या इसके अलावा आउट ऑफ इंडिया भी पता नहीं कितने सारे कंट्रीज़ में मैं जा चुका हूँ। तो जो एक वो था ना कि लाइफस्टाइल ज़ीरो होगी, तो वो बड़ा अच्छा हो गया यहाँ पे आके। तो डायरेक्ट सेलिंग ने एक डॉक्टर को भी सपने दिखा दिए। यस, बिल्कुल कह सकते हैं मैम, बिल्कुल। तो सर, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, आपको बहुत नॉलेज है, कि आयुर्वेदा एक्चुअल में है क्या? आयुर्वेद, जब भी किसी के दिमाग में आयुर्वेद आता है तो हमारे दिमाग में जड़ी बूटियाँ आने लग जाती हैं, हमारे दिमाग में और तरह की चीज़ें जो मेडिसिन्स हैं या ट्रीटमेंट हैं वो आने लग जाते हैं। तो एक्चुअल में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आयुर्वेदा है? बिल्कुल सही मैम। मैं भी जब अपनी ट्रेनिंग्स में लोगों को बोलता हूँ आयुर्वेद क्या है, तो सबके दिमाग में एक ही बात आती है, चूरन, पुड़िया, काढ़ा, ये सब कुछ आता है ना। बेसिकली देखिए, आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद किसी इलाज करने का नाम आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद कोई इलाज की पद्धति नहीं है। आयुर्वेद क्या है मैम? आयुर्वेद एक जीवन का विज्ञान है। इसको बोलते तो सब लोग हैं, आयु प्लस वेदा, मतलब द साइंस ऑफ लाइफ। ये जीवन का एक विज्ञान है, मतलब इलाज का नाम नहीं है। आयुर्वेद का मतलब है कि आपको जीवन जीने की, आपका जीवन जीने की कला, कि आप कैसा जीवन जीना चाहिए, उसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद, खाली आपको आयुर्वेद के पुराने ग्रंथ पढ़िए, आप आयुर्वेद के, आप चरक संहिता पढ़िए, वाग्भट संहिता पढ़िए, उसमें ट्रीटमेंट की बात तो बहुत बाद में है। उसमें सबसे पहले ये बताया जाता है कि आपको सुबह कैसे उठना चाहिए, उसके बाद क्या पानी पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, दांत साफ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। इवन इतना गहराई से आयुर्वेद में बताया गया कि रात को आपको सोना है तो किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए, क्या, और किसी चिकित्सा पद्धति, मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ें बताई गई होंगी। ये इलाज करने का नाम नहीं है, ये एक जीवन जीने की कला है जिसका नाम है आयुर्वेद। अगर मैं और भी, अगर मैं प्राचीन की बात करूं तो इसके बारे में बताऊं, तो बेसिकली आयुर्वेद क्या है मैम? जब सृष्टि बनाई, और हम सब ज़्यादातर मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो जब सृष्टि की रचना की उस समय से आयुर्वेद है। क्या है ये? गाइडलाइन है। जब पैदा तो कर दिया सब लोगों को, तो अब जो पैदा किए हैं तो ये लोग अब कैसे रहेंगे, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किस ऋतु में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, बाल कैसे होने चाहिए, आपका चाल चलन कैसा होना चाहिए, आपका बैठने का तरीका, ये सब कुछ जो हमें सिखाता है वो है आयुर्वेद। तो ये ब्रह्मा जी के मुंह से निकला हुआ एक ज्ञान है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। तो ये आयुर्वेद डिसिप्लिन, बिल्कुल। तो हमारे एक आइडियल लाइफ कैसी होनी चाहिए, वो उसका जो ज्ञान है ना, वो है आयुर्वेद।
अगर मैं आयुर्वेद की परिभाषा की बात करूं तो मैं आयुर्वेद की जो परिभाषा है या आयुर्वेद का जो प्रयोजन है ना, वो क्या है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले आयुर्वेद का नाम आते ही हम बीमारी या ये सोचने लगते हैं। तो आयुर्वेद की परिभाषा क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्यम रक्षणम, आतुरस्य विकार परशमनम च। मतलब आयुर्वेद का पहला उद्देश्य क्या है कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, ये है पहला उद्देश्य। हम क्या करते हैं, जब भी हम खासकर जब भी कोई जुड़ता है कोई आयुर्वेद से, तो क्या करता है, मरीजों को ढूंढना शुरू कर देता है कि मैं कोई मरीज मिले और मैं उसको ठीक करूं। नहीं, आयुर्वेद का पहला उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्यम रक्षणम, कि जो स्वस्थ है ऑलरेडी वो स्वस्थ कैसे रहें, उनका दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, उनकी ऋतुचर्या कैसे होनी चाहिए, ये है। दूसरा उद्देश्य है आतुरस्य विकार परशमनम, मतलब जो बीमार हो गए हैं ठीक है उनका भी केयर करो, लेकिन पहला उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहें। तो ये ज्ञान है मैम। ये जो आपने बात बोली, स्वस्थ इंसान स्वस्थ कैसे रहे, तो इसी से एक क्वेश्चन हमारा उठता है कि एक आइडल क्या लाइफ होनी चाहिए एक इंसान की, किस तरीके से उसको जीना चाहिए एक आयुर्वेद के अनुसार। बिल्कुल मैम, देखिए आयुर्वेद के जो हमारे पुराने ग्रंथ है, और खासकर मैं तो सभी को, आपके सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि अगर एक अच्छा जीवन जीना है ना, तो उनको वाग्भट संहिता जरूर पढ़नी चाहिए, अष्टांग हृदय जरूर पढ़ना चाहिए। अष्टांग हृदय एक जो किताब है, उसमें स्पष्ट बताया गया सुबह से लेकर रात तक कि आपको क्या क्या करना चाहिए। हर आदमी को जीवन अच्छा जीवन जीने के लिए वो चाहता है कि मैं स्वस्थ जीवन जीऊँ, तो अष्टांग हृदय में उसको जरूर पढ़नी चाहिए कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, उसके बाद पानी पीना चाहिए, गर्म पीना चाहिए, ठंडा पीना चाहिए, उसके बाद योगासन करने चाहिए, मल त्याग के लिए कैसे जाना चाहिए, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहने चाहिए, सब अष्टांग हृदय में बताया गया है। तो एक आइडियल लाइफ जो बताया गया है वो यही है कि हमें दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए, और दिन की शुरुआत का मतलब ब्रह्म मुहूर्त, जो हम में से आज 99% लोग मिस करते हैं, उसको ब्रह्म मुहूर्त को हम अपने बेड पे ही स्पॉइल कर देते हैं। आयुर्वेद में उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस बताई है कि जो सुबह का समय है सूर्योदय से जस्ट पहले का, उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। तो अगर उसमें कोई उठता है ना, आप प्रैक्टिकली खुद किसी को भी बोलिए कि अगले 3 दिन उठ के देख ले बस एक बार, तो पूरा दिन उसका बहुत अच्छा होने वाला है। अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा तो उसको लगेगा उसकी बॉडी बड़ी एनर्जेटिक होगी, उस समय के एनवायरनमेंट में ना बहुत शानदार। आप जस्ट ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा देर पहले और थोड़ा सा पहले उठ जाइए किसी दिन, और आप फील कीजिए, उस समय आपको बड़ा शांत मिलेगा। 3 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास आप उठिए, उस समय आप देखिए कि वातावरण बिल्कुल शांत मिलेगा। लेकिन जैसे ही अगले 10 से 15 मिनट बाद एकदम सारी चिड़िया चहकाने लगेंगी, पक्षियों की आवाज़ आने लगेगी। आपको पक्षियों को पता है कब उठना है, कोई अलार्म सेट नहीं करते, उनको पता है, वो जैसे ही वो समय हुआ ना उठने का तो वो उठ जाएंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा। तो वो मेरी आपके सभी दर्शकों से ये खास निवेदन है कि अगर आप लाइफस्टाइल को अच्छा करना है तो प्लीज़ जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय है ना, चाहे दोबारा सो जाओ, मैं सबको ये बोलता हूँ, उस समय उठ जाओ 1 घंटा, उस समय जो भी अमृत बरस रहा है एक तरीके से एनवायरमेंट में वो लो, और बाद में सो जाओ। आपको सोना है तो सो जाओ, अगर नहीं सोना तो मर्जी है, लेकिन सो जाओ बाद में 2 घंटा 4 घंटा आपको सोना है, लेकिन उस समय को मिस ना करें। तो ये एक हमारी आइडियल जो लाइफस्टाइल का पहला हिस्सा है। उसके बाद तो फिर आपको भाई पानी पीना चाहिए अलग अलग ऋतु में। हमारा आयुर्वेद इतना साइंटिफिक है कि वर्षा ऋतु में किस तरह का खाना खाना चाहिए, क्या चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए, सर्दियों में क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए, तो बहुत डिटेल्ड में है। तो अगर किसी को भी हो तो इस तरह की आयुर्वेद के कुछ रेफरेंस हैं अष्टांग हृदय को, उसको एक बार जरूर कुछ पेज भी पढ़ लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। सर, जैसे आपने बात बोली कि हर ऋतु के हिसाब से हमें अलग ऋतुचर्या, आयुर्वेद में उसको बोलते हैं ऋतुचर्या। एक चीज़ बड़ी कॉमनली आजकल आ रही है कि हम अनाज जो खाते हैं, एक तरह का अनाज ही खाते हैं, 12 महीने हम पूरा एक ही अनाज खाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान देता है, आंतों में फंस जाता है। उसकी वजह से भी मेरे को लगता है कि जो बीमारियां हो रही हैं वो लाइफस्टाइल की वजह से ही ज़्यादातर हो रही हैं। बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल सही बताया आपने। ऋतुचर्या का जब देखिए अभी एक हमारे लिए गाइडलाइन बनी थी जिसका नाम है आयुर्वेद, कि हमें ऐसा रहना चाहिए। अब जब उसे हटेंगे, गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे, तो सीधी सी बात है कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उसमें बहुत कुछ बताया गया कि अब हम पूरे साल गेहूँ खाते रहते हैं, गेहूं है जो कि सबसे, अगर मैं खाने की दृष्टि से किसी अनाज की बात करूं तो सबसे जो लो, जो इसके सबसे कम फायदे हैं वो गेहूं है। एक ऐसा अनाज जिसके सबसे कम फायदे हैं, सबसे लो ग्रेड का मानूं तो गेहूं है, और उसी को हम खा रहे हैं, साल भर खा रहे हैं। हमारे जो भारत का अनाज नहीं माना जाता इसको, भारत के हमारे जो अनाज है मोटे अनाज हैं, जैसे बाजरा है, जवार है, जिनको आज मिलेट्स के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। हमारे आप पुराने दादी नानी के समय सोचो आप, वो पूरे साल बाजरे की रोटी खाते थे,
है ना, कभी गर्मियाँ होती थी तो कुछ और ज्वार का इस्तेमाल कर लेते थे, ऐसे बदल बदल के अनाज इस्तेमाल करते थे। लेकिन वो जो मोटे अनाज खाते थे वही एक अच्छे अनाज माने गए हैं, और वो आपके लिए, जैसे आपने बताया तो फंसा, बिल्कुल सही बात है। अगर मॉडर्न साइंस से भी बात करूं तो गेहूं, ग्लूटन जो आपके हाथों में चिपक जाता है, ये सबसे निकृष्ट इसको बोलते हैं ना अनाज, वो है, और वही हम सबसे ज़्यादा खा रहे हैं। तो फिर सोचो कैसे, अगर भाई गलत काम करेंगे तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा, है ना। बिल्कुल जी, तो वैसा ही हो रहा है। तो सर आयुर्वेद में अगर बात करें तो हम जैसे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद जब लाइफस्टाइल हमारा ख़राब होता है तो डिजीज़ेस भी आते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग जो प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट्स, तो उन प्रोडक्ट्स का क्या है, लोगों को सही जानकारी नहीं है कौन सा प्रोडक्ट किसको देना है और किस हिसाब से देना है, क्योंकि बॉडी टाइप्स भी अलग हैं। बिल्कुल तो सही। पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी बॉडी टाइप्स, और फिर हम आएंगे प्रोडक्ट्स पर। जी, बिल्कुल सही बताया यामिनी जी आपने कि बॉडी टाइप्स, जब इंसान को बनाया, हम इस पृथ्वी पे बने हैं तो हम सब डिफरेंट। आपने देखा होगा कि हमारे फिंगरप्रिंट भी डिफरेंट है, हमारी हाइट भी डिफरेंट है, हमारा सब कुछ डिफरेंट है। तो आप सोचो, अगर हमारी हाइट भी अलग है, वेट अलग है, बॉडी वेट अलग है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, तो एक ही चीज़ सबके लिए एक जैसी कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है? नहीं हो सकती है। बेसिकली आयुर्वेद के सिद्धांत पे बनाऊं तो आयुर्वेद त्रिदोष सिद्धांत पे चलता है। हमारी जो प्रकृति है कि हम कैसे हैं, वो डिपेंड करता है, आप 3 है, वात, पित्त एंड कफ। आपकी प्रकृति कौन सी है? आप वातज प्रकृति के हैं, आप पित्तज प्रकृति के हैं, या आप कफज प्रकृति के हैं। और इसी प्रकृति के आधार पर ही निर्भर करेगा आपको कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन से रेमेडी आप पे शूट करेंगी। हो सकता है एक चीज़ आपको ठीक करे और वही चीज़ दूसरे के लिए हार्मफुल हो सकती है। अगर मैं पित्तज प्रकृति का हूँ, मेरे को कोई आप ऐसी चीज़ दोगे जिसका उष्ण वीर्य है, तो मुझे वो नुकसान करेगी। वहीं एक तरफ अगर वो वातज या कफज है तो उसको बहुत फ़ायदा करेगी वो। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे आपने बात की कि जानकारी, तो मैं सभी से एक ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जब भी हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो हमारे पास जब प्रोडक्ट मिलता है तो हम एक ही प्रोडक्ट को लेके सबको बोलते हैं कि आप सबको ठीक कर देगा, ये सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो ऐसा नहीं है। हमें इंसान की प्रकृति, और प्रकृति पहले तो आपको पता है आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षण करते थे। हमारे जो पुराने आचार्य थे वो नाड़ी देख के, नाड़ी की गति के आधार पर, और ये भी सीखा जा सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत बड़ा आसान है। और अगर आप वैसे भी हैं तो आजकल तो साइंस ने भी तरक्की की है। आजकल मैं देख रहा था कई जगह कि उन्होंने एक डिवाइस बनाई है जिसको यहाँ टच करने से आप प्रकृति बता देती है। वो अच्छा। बस नाड़ी की गति के आधार पे है। जैसे मैं आपको थोड़ा आइडिया दूं, अगर आपकी नाड़ी बहुत तेज चल रही है तो समझो वातज हो सकती है ना। तो अच्छा। नाड़ी अलग अलग, और बड़ा सिद्धांतिक था आयुर्वेद हमारा कि नाड़ी कछुए के जैसे चल रही है तो ये प्रकृति, अगर वो खरगोश के जैसी चल रही है तो ये प्रकृति। तो ऐसा करके आप जान सकते हैं। तो बेसिकली मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब भी किसी से बात करें, आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो एक बार उसकी प्रकृति जान लें तो ज़्यादा अच्छा है। मोटा मोटा अगर हम जाने, ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, तो कैसे हम प्रकृति जान सकते हैं एक इंसान की? कुछ छोटी छोटी चीज़ों से जान सकते हैं। जैसे उसे पूछ सकते हैं आपको भूख कैसी लगती है, वो बोलेगा जी मेरे को बहुत तेज़ भूख लगती है, अचानक बहुत तेज़ भूख लगती है, और खाना खाता हूँ फिर जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो सीधा सा बात है, वो पित्तज प्रकृति है। अच्छा। कोई आदमी बोलेगा कि मेरे को भूख बिल्कुल कम लगती है और बस खा तो लेता हूँ और उसके बाद डाइजेस्ट भी लंबे समय तक, फिर दोबारा भूख नहीं लगती, तो समझो कफज प्रकृति है। और वातज वाले में क्या होगा, उसको भूख जल्दी लगेगी, लेकिन थोड़ा सा खाएगा तुरंत भूख शांत हो जाएगी, फिर थोड़ी देर में भूख लगेगी, फिर थोड़ा सा खाएगा शांत हो, तो वातज प्रकृति हो सकती है। ऐसे थोड़े से सवाल। बाल कैसे हैं आपके? बाल बिल्कुल ड्राई हैं, रूखे हैं, ज़्यादा झड़ते, तो वातज प्रकृति हो सकती है। आपके बाल जल्दी पक रहे हैं और जल्दी मतलब शाइनी है बाल, तो पित्तज प्रकृति हो सकती है। आपके बाल बहुत मोटे हैं, घुंघराले हैं, काले हैं, झड़ भी नहीं रहे, तो कफज प्रकृति हो सकती है। चलने का तरीका, आप बड़े फास्ट चलते हैं तो आपकी वातज प्रकृति हो सकती है। स्लो मोशन में चलता है तो ये प्रकृति हो सकती है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों से उसी से पूछ के कि आप मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपके पास एक परफॉर्मा बना होना चाहिए। चाल, भूख, नींद, ये 8-10 चीज़ें हैं, और इनके आगे अभी जैसे मैं पिछले कुछ दिनों में केरला गया, मैंने देखा वहाँ पे जैसे ही आप किसी भी आयुर्वेदिक रिजोर्ट में जाते हैं तो वो सबसे पहले आपको एक परफॉर्मा पकड़ाते हैं और आपको सही बोलते हैं कि आप चूज़ करो कि आपकी चाल कैसी है, आपकी नाक की बनावट कैसी है, बड़ी उभरी हुई नाक है। अच्छा, नाक से भी नाक से बिल्कुल, आपकी नाक उभरी हुई है, बड़ी शार्प है, तो आप वातज प्रकृति हो सकते हैं। अगर आपकी नाक बड़ी पैनी है और साथ में अगर आपकी नाक बहुत गोल है तो आप कफज प्रकृति के हो सकते हैं। आपकी जो आंखों का कलर कैसा है, तो वो आपकी प्रकृति निर्भर करती है। आपके होंठ कैसे हैं, ड्राई हो रहे हैं, काले हैं या
कलर कैसा है वो आपकी प्रकृति डिसाइड कर सकता है। तो ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बस थोड़ा सा एक बार भी कोई ढंग से पढ़ ले तो समझ सकता है, पहचान सकता है कि किस प्रकृति का आदमी है, और उसी प्रकृति के अनुसार अगर वो उसको कुछ रेमेडी देगा तो 100% रिजल्ट उसको आएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों से जान सकते हैं। आप चलते हो तो कट कट की आवाज़ तो नहीं आती है, आपका मूवमेंट कैसे, आपको नींद कैसी आती है, रात को गहरी नींद आती है, या ये 8-10 सवाल बस अगर वो लिख के जाए तो वो पहचान सकता है किसी की प्रकृति। अच्छा, एक चीज़ और सर सामने आती है, जैसे हम बोलते हैं कि कैल्शियम की कमी होती है, हड्डियों में दिक्कत होती है, तो अक्सर क्या होता है कि अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर है तो आपको कैल्शियम की कमी है, पर कभी हम ये नहीं सोचते कि बाल झड़ रहे हैं तो वो भी कैल्शियम की, आलस आ रहा है बिल्कुल, तो वो भी एक कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो इस तरीके, इसको आप किस तरीके से सिंप्लीफाइड आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही बताया, और ये सारी चीज़ें मैम हो सकती है। हम क्या करते हैं, हम ये डायरेक्ट सेलिंग में, आयुर्वेद में प्रोडक्ट बन रहे हैं, हम इससे पैसा तो बहुत कमाना चाहते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन जानकारी नहीं जुटाना चाहते हम थोड़ी सी भी। और ये छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, ये आप कहीं से भी आजकल सोशल मीडिया पे, गूगल पे जाइए, आप जानकारी कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें तो हैं, जैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी से क्या क्या सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं, तो वो आप जान सकते हैं, अच्छे से जान सकते हैं, और कैसे उस कैल्शियम को पूरा किया जा सकता है। अब हम बिल्कुल किसी तरह की, मैं लोगों से पूछता हूँ कि कैल्शियम की कमी से क्या आपके अंदर हो सकता है, नहीं है जानकारी। कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर, अब क्या है, कैल्शियम के बारे में मान लो पढ़ भी लिया, अब कितना भी कैल्शियम दे दो, लेकिन कैल्शियम आपके शरीर में तब यूज़ होगा जब साथ में विटामिन डी होगा। विटामिन डी चाबी है कैल्शियम को अंदर लेके जाने की। जब तक विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम नहीं। अगर विटामिन डी कहाँ से मिलता है, मोस्टली तो फ्री मिल जाता है, धूप से ही मिल जाता है। अलग से रोज अगर कोई पेशेंट है, हड्डियों का पेशेंट है, बाल झड़ने का पेशेंट है, उसको कैल्शियम दे रहे हैं और उसको बोल दे रोज आधे घंटे सुबह धूप में बैठना है, देखिए आप उसके बेनिफिट 4 गुना हो जाएंगे। अब वो पैसे खर्च करके कैल्शियम तो ले ली, लेकिन वो फ्री वाला नहीं बताया तो पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं उसके। तो सर हम बात करते हैं मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदा की, तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मॉडर्न साइंस ज़्यादा इफेक्टिव है, जल्दी काम करता है, तो आप कैसे देखते हैं इसको? जी मैम, आपने बहुत सही पूछा। अक्सर बहस रहती है लोगों की कि एलोपैथी अच्छा है या आयुर्वेद अच्छा है। देखिए, बहस का विषय बिल्कुल नहीं है इसमें। आयुर्वेद, जैसे मैंने बताया, आयुर्वेद खाली एक चिकित्सा पद्धति नहीं है। आयुर्वेद तो एक जीवन का विज्ञान है। बाकी सभी चिकित्सा पद्धति बाद में डेवलप हुई है, धीरे धीरे डेवलप हुई है। और देखो, बेसिकली जो गैप है ना, कोई अच्छी बुरी नहीं कह सकते। क्या फ़र्क है, आप मैं सभी व्यूअर से भी कहूँगा कि वो खुद भी देख सकते हैं ये चीज़। एलोपैथिक जो साइंस है, या जो अंग्रेजी दवाइयाँ या मॉडर्न साइंस जिसको बोलते हैं, उसका सिद्धांत क्या है, वो किस सिद्धांत पे काम करती है। सीधा सा आपको आंसर एक ही मिलेगा कि एलोपैथिक चिकित्सा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करती है, मॉडर्न साइंस लक्षणों का इलाज करती है, बीमारी का इलाज नहीं करती है। वो चिकित्सा पद्धति खुद ही बोल रही कि हम बीमारी का नहीं, हम तो बीमारी के लक्षणों का इलाज कर रहे हैं। आयुर्वेद क्या करता है, बीमारी के कारण का निवारण करता है, जो उसके कारण है, क्यों वो ही है, वो उस पर काम करता है। तो आप डिफरेंस आप खुद ही समझ गई होंगी। क्या लक्षणों का इलाज करके क्या कभी किसी बीमारी को खत्म किया जा सकता है? नहीं, खाली सिम्टम्स को खत्म कर सकते हैं, बीमारी को नहीं कर सकते हैं। तो एलोपैथी का सिद्धांत है कि वो लक्षणों का इलाज करते हैं, आयुर्वेद का सिद्धांत है कि वो बीमारी के कारण पे काम करता है। तो वो आप खुद चूज करना है कि मुझे ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी है, अगर मैं लक्षण का इलाज करता रहूँगा तो दवाई खाते रहिए, अगर बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो कारण पे इलाज कीजिए। और ये जो स्लो वाली बात है कि आयुर्वेदा टाइम लेता है अगर आप किसी बीमारी के लिए अक्सर ऐसा ही होता है। जब भी किसी को दवाई देते हैं, आयुर्वेदिक रिकमेंड करते हैं, तो दिमाग में क्या आता है, आयुर्वेद है, धीरे धीरे काम करेगा, जड़ पे काम करेगा। ऐसा नहीं है मैम, ये एक तरीके का एक मिथ है कि आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता नहीं। आयुर्वेद बहुत फास्ट एक्टिंग है। आयुर्वेद, फ़र्क क्या है कि लोग आयुर्वेद ना अभी तक एक बेसिकली रो फॉर्मेट में था, सब अपने तरीके से बना रहे हैं। कोई ज़्यादा ताज़ी दवाई ले आया है, कोई ज़्यादा सूखी ले आया है। आप किसी जो आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी बेचने वाली दुकान है ना, पंसारी, उस पे जाना, आप डब्बों में भर के रखे हैं, उसके पास नाम लिखा हुआ है, ये नहीं पता ही कब कलेक्ट की गई थी, कब से ली थी, कोई कुछ नहीं है। सब वो आप मांगोगे तिरफला दे, कोई कुछ नहीं लिखा होता। आप जाओगे, वो तिरफला निकाल के दे देगा। अब आप वो पता नहीं कब की तिरफला है, क्या उसके गुण अभी उसमें बचे हैं या नहीं बचे हैं। वो ले आए, उसके बाद उसने कहा था इसको 4 गुना पानी में डाल के उबालना और फिर करना। आप घर पे लाए, आपने पता नहीं 8 गुना डाला या आधा गुना डाला, कुछ नहीं पता। 15 मिनट उबालना था, 2 घंटे उबाल दिया, या 2 घंटे उबालनी थी कोई चीज़, 15 मिनट उबाल ली। सब अपने तरीके से आयुर्वेद बना रहे हैं, सब अपने तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और इसी की वजह से जब आयुर्वेद यूज़ करते हैं तो रिजल्ट नहीं आते अच्छे से, प्रॉपर काम नहीं करता। तो दिमाग में बैठ गया कि आयुर्वेद ना धीरे धीरे काम करता है, जड़ वो बैठा दिया गया दिमाग में ताकि ले ले वो लंबे समय तक।
ऐसा नहीं है। आयुर्वेद तो विद इन ए डे काम करता है, विद इन ए वीक काम करता है। आयुर्वेद बहुत फास्ट एक्टिंग साइंस है, रेमेडीज है, बट उनको प्रॉपर बनाया जाए तो। एक चीज़ सर, आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट कंपनीज जिनको मार्केट करती है, कई बार ये होता है कि एक्सपायरी हमें लिखनी पड़ेगी बट एक्सपायर नहीं होते हमारे प्रोडक्ट। ये बहुत सुनने में आता है कि आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्सपायर नहीं होते, नहीं, कलर में भी चेंज हाँ, हो सकते हैं। बिल्कुल। देखो आपने सही बताया कि ज़्यादातर लोग बेचते हैं तब ऐसा ही बोलते हैं कि लिखा है बस एक्सपायरी डेट, होता नहीं है। देखिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है मैम जो एक्सपायर ना होती हो। हाँ, एक्सपायर का मतलब ये है कि वो ये बोल सकते हैं कि ये अगर डेट भी इसको जो चली गई है, वो डेट किस लिए निर्धारित की जाती है मैम कि इस औषधि में इतने लंबे समय तक जो गुण है वो प्रॉपर बरकरार रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसके गुणों में कमी आती जाएगी। जो प्रॉपर आप घर में ही रखो, आप मान लो अच्छी बात है कि आपने मान लो पुदीना है सुखा के रखना है, रख लिया तो एक समय तक तो रख सकते हैं ना। एक समय ऐसा आएगा कि उसमें पुदीने के जो गुण है वो खत्म हो चुके होंगे, तो ठीक है, ये बोल सकते हैं कि एक्सपायरी के बाद भी ले लोगे तो कोई नुकसान नहीं करेंगी ये, बट ये है कि फायदा नहीं करेंगी जितना करना चाहिए था। तो एक्सपायरी तो है कि एक हम औषधि कलेक्शन कैसे करते हैं कि भाई ये कब लिया है, इसमें गुण विद्यमान है या नहीं है, ज़्यादा सूख तो नहीं गया है, ज़्यादा ताज़ी तो नहीं है। तो एक्सपायरी तो होती है, हर चीज़ की एक्सपायरी है, कोई भी चीज़ है तो, बट उसको ये नहीं कह सकते कि एक्सपायर नहीं होते हैं, है, पर अब वो ये नहीं कि नुकसान कर देगी, वो बस ये कि फ़ायदे नहीं करेगी जितना उसको करने चाहिए थे। एक सर जो कंपनीज रॉ प्रोडक्ट भी लेती हैं कहीं कहीं से, तो उसकी ऑथेंटिसिटी कहीं डिफाइन नहीं हो पाती कि ये कितना इफ़ेक्टिव है, क्या इसकी एफिकेसी है, तो उसको किस तरीके से हम सही कर सकते हैं? कंपनीज को कुछ आप सजेशन दे सकते हैं? श्योर मैम, ये आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात आपने मेरे से पूछी। बेसिकली देखिए आयुर्वेद में बहुत पोटेंशियल है मैम, आयुर्वेद का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आयुर्वेद में एक अनंत शक्ति है आयुर्वेद में अगर मैं मानूँ तो। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं कहना चाहूँ, मुझे खुद शर्म आती है इस चीज़ को बोलते हुए कि आयुर्वेद में शक्ति बहुत है, फ्यूचर बहुत है, स्कोप बहुत है, लेकिन सबसे ज़्यादा घोटाले भी आयुर्वेद में ही हैं। बहुत 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 बड़े लेवल के घोटाले हैं मैम इस आयुर्वेद इस इंडस्ट्री में। जब भी देखिए कि कितनी बड़ी बात है, जब भी कोई कंपनी को शुरू होती है, कोई भी कंपनी शुरू होती है, और वो अभी खुद का तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम लोगों के पास होता है शुरुआत में, बाद में हो जाता है। जब भी किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं ना, तो पूछते हैं आपको क्या चाहिए जी, मुझे एक लीवर का सिरप चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो चल रहा है वो उसी अनुसार एक मुझे फीमेल की प्रॉब्लम, गायनी की समस्या के लिए एक सिरप चाहिए। तो पहला तो उसने पूछा कि आपको क्या चाहिए, अगला जो उसका सवाल होता है ना वो बहुत ही गलत सवाल है, और यही सवाल हमारी इस इंडस्ट्री को खराब कर रहा है। अगला सवाल जो मैन्युफैक्चर पूछता है ना हमसे, जो भी कंपनी शुरू करता है उससे पूछता है कि कितने रुपए में चाहिए, आपको लीवर सिरप चाहिए, कितने रुपए में चाहिए। आप सोचो मैडम कि कैसे पॉसिबल है कि मुझे लीवर सिरप चाहिए तो कितने रुपए में चाहिए, ये कैसे निर्धारित कर सकता है वो। फिर वो क्या करते हैं कि हम कंपनी शुरू कर रहे हैं, प्लान में इतना बांटना है और प्रोडक्ट का इतना चाहिए, तो बता देता मुझे 10 रुपये में चाहिए, मुझे 20 रुपये में चाहिए। बोलते ठीक आपको 10 में मिल जाएगा। कोई बोले मुझे 50 में, तो 50 में मिल जाएगा। कोई बोले 5 रुपये में ही चाहिए, तो 5 में भी देने को तैयार हो जाते हैं। आप सोचो तो 5 में क्या दे रहे हैं। यही मैं कई बार तो कैलकुलेट करते हैं, तो बोतल और डब्बे का जो होता है ना वही पैसा ले रहे हैं, तो सोचो अंदर क्या डाल रहे होंगे। गत्ते की कीमत, बोतल की कीमत वो तो उनको देनी ही पड़ेगी क्योंकि वो भी बाहर से परचेज कर रहे हैं। अब अंदर वो क्या डाल रहे हैं मैम, ये होना ही नहीं चाहिए। ये सबसे गलत चीज है। अगर आपको लीवर सिरप बनाना तो उसको बोलें कि क्या आपके पास कोई फॉर्मूला है, आपने कुछ सजेस्ट किया है। और मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आयुर्वेद को प्रमोट कर रही हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सबसे एक चीज़ ज़रूर मैं आपके थ्रू सजेशन देना चाहूँगा कि एटलीस्ट जब भी प्रोडक्ट फाइनल करें या कुछ करें तो उनके पास आयुर्वेद को जानने वाले या कोई डॉक्टर्स की उनकी एक टीम होनी चाहिए जो बता सकें कि पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। लीवर का कोई टॉनिक, लीवर टॉनिक इसका मतलब ये क्या, एक प्रॉपर फॉर्मूला बनाना चाहिए। वो फॉर्मूला वो बनाए, फिर वो मैन्युफैक्चरर के पास जाएं, वो अपना फॉर्मूला बताएंगे जी हम ये वाला सिरप बनाना चाहते हैं। फिर वो क्या करे, वो ठीक है जी आपकी हब्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बना के बताऊंगा कि ये कितने का बनेगा, मैं कॉस्ट निकाल के दूंगा। तो मजा है, तब तो प्रोडक्ट बनेगा सही। जिस भी मैन्युफैक्चरर ने पहले पूछ लिया कितने में चाहिए, तो समझो वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मैम साबुन बनवाने जाते हैं, कॉस्मेटिक की उसमें जाते हैं, आपको कितने रुपए में साबुन चाहिए, अब उसमें है ही नहीं कि कितना TFM होना चाहिए, इसमें क्या आप डलवाना चाहते हो, कितने रुपए में चाहिए, ये पूछते हैं। और जहाँ ये सवाल आ जाता है मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर प्रोडक्ट बन पाएगा।
तो ये बहुत बड़ी बात है ये कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी चाहिए और बहुत सारी कंपनीज कर भी रही कर हैं रही इस हैं, तरीके अच्छा से कर काम रही हैं, बिल्कुल रिसर्च कर रही से, हैं, बिल्कुल और जो कर रही नहीं कर रही हैं उनको सीखना करना चाहिए। उनके पास एक आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स एटलीस्ट होना चाहिए जो समझ सकता हो, जो पता हो कि पेशेंट की प्रकृति के अनुसार किस तरह की हर्ब्स। अब खांसी का सिरप है, अब खांसी का सिरप, खांसी बहुत तरह की होती है, बलगम वाली खांसी भी होती है, सूखी खांसी भी होती है, एलर्जिक कफ भी होती है, तो सभी के लिए एक कफ सिरप बनाना है। तो उस हिसाब से हमें डिज़ाइन करना चाहिए कि ऐसी कुछ हर्ब्स डलें जो इस खांसी पे भी काम करे, कुछ इस पे भी काम करे, कुछ इस पे भी, क्योंकि हम जनरलाइज डायरेक्ट सेलिंग में बहुत स्पेसिफिकेशन तो नहीं कर सकते कि 10 तरह के कफ सिरप या वो, तो जनरलाइज बनाना होता है, तो बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। पैसे की नहीं, इंग्रेडिएंट्स पे महत्वता देनी चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में डल क्या रहा है, उस पे महत्व देना चाहिए, ना कि कितने रुपए में बन रहा है, ये सोचना चाहिए। बिल्कुल सर आपने कॉस्मेटिक की बात करी तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आयुर्वेद के जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हम बोलते हैं या फिर पर्सनल केयर की हम बात करें, शैम्पू, सोप्स, वो क्योंकि हमें केमिकल यूज़ करने की आदत है तो कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट रहते हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव मुझे लगता है होते नहीं। पर्सनली मैं भी जानना चाहूँगी, मैंने भी यूज़ करे कि उतना रिजल्ट नहीं दे पाते जितना बाकी प्रोडक्ट्स देते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है सर? देखिए मैम, बेसिकली तो जो जितना आयुर्वेद में खाने की चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, हर्ब्स पे ध्यान देना चाहिए, उतना ही ज़्यादा हमें स्किन केयर एंड पर्सनल केयर पे देना चाहिए। बेसिकली कोई भी चीज़ आप खाते हो ना मैम, तो पहले आपके अंदर जाएगी, फिर पेट में जाएगी, फिर वो आपके आंतों में जाएगी, ऐसे करके बहुत एक लंबे समय बाद वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचेगी उसकी चीज़ें। लेकिन कोई भी चीज़ जब आप अपनी स्किन पे अप्लाई करती हैं ना या करते हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली उसकी कोई भी चीज़ है वो आपके ब्लड में अब्जॉर्ब हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई केमिकल वाली चीज़ खा रहे हैं ना, उससे ज़्यादा खतरनाक है केमिकल वाली चीज़ लगाना। ये स्किन फूडिंग है, आप अपनी स्किन पे कुछ लगा रहे हैं तो इसका, ये कई बार लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि ये शैम्पू में केमिकल है, आप मत यूज़ करो। लगाया ही तो है, खाया थोड़ी है। खाना फिर भी चल जाएगा, लगाना ज़्यादा खतरनाक है। आज महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर या बहुत कुछ, ये ओवरीज कैंसर बहुत बढ़ रहा है। क्यों? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। खतरनाक केमिकल, आप जब भी कोई प्रोडक्ट लेके आए एक बार पीछे पढ़ के देखिए, उसमें इतने खतरनाक केमिकल हैं, आप वो लगा रहे हैं, वो लगाया ही तो है। जब भी आप स्किन पे कुछ लगा रहे हैं तो समझो आप वो खा रहे हैं, और खाने से ज्यादा खतरनाक है लगाना। नॉर्मली लगता है कि खाना ज्यादा खतरनाक है, वो सीधा पेट में जा रहा है। हाँ, पेट में जा रहा है, लेकिन ब्लड में, लास्ट में ब्लड में पहुंचेगा, तब वो आपके ऑर्गन्स तक पहुंचेगा, सब तक, तब वो इफेक्ट डालेंगे। किसी चीज में मान लेते कोई खतरनाक केमिकल हो, ब्लड में आएगा, फिर वो ऑर्गन्स तक जाएगा। यहाँ आपने, आपके साबुन में कोई केमिकल था, आपने लगाया, डायरेक्टली ब्लड में गया, डायरेक्टली किडनी तक पहुंच गया, डायरेक्टली लीवर तक पहुंच गया, डायरेक्टली ब्रेन में चला गया, तो सर आप बताओ खुद कौन सा ज्यादा खतरनाक है? उसको तो रोकने के लिए बहुत सारे बैरियर हैं बीच में, बहुत सारे बैरियर हैं ब्लड तक पहुंचने में। स्किन पे लगाने में कोई बैरियर नहीं है, डायरेक्टली आपके अंदर जा रही है। तो हमें बहुत सोच समझ के, मैं आप महिलाओं को भी खासकर मैं कहना चाहूँगा आपके थ्रू कि बहुत सोच समझ के आपको पर्सनल केयर या ब्यूटी केयर कह रहे हैं, पर कोई मानेगा तो एक अलग बात है। करना चाहिए, क्योंकि पर यह है कि आयुर्वेद पे हमें शिफ्ट करना चाहिए, ये भी मैं वो कुछ चीज़ें आपके शैम्पू के थ्रू आपके अंदर जाएंगी, कुछ चीज़ें आपके साबुन के थ्रू अंदर जाएंगी। तो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, वो बहुत सारे तरीके हैं, कुछ सूंघने से अंदर जा सकती हैं। तो स्किन पे लगाने की चीज़ें भी कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, हमें बाल धोने के लिए केमिकल नहीं चाहिए। आंवला, रीठा, शिकाकाई, 3 चीज़ें लो आप, मार्केट से ले आना, कूट लेना, उनको पानी में उबाल लेना, उबालने के बाद उनको छान लेना, बन गया आपका शैम्पू। आप धो, बहुत बढ़िया झाग उठेंगे, बहुत बढ़िया खुशबू होगी, बाल भी बड़े अच्छे हो जाएंगे। कुछ नहीं करना आपको, नेचुरल है। अब जैसे आपने बताया ना कि वो कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक यूज करते हैं, अच्छे नहीं लगते, कई बार वो फील नहीं आता, माइल्ड है बहुत। हाँ, वो इसीलिए, जैसे मैं स्पेशली बालों की बात करूँ ना, तो जब हम किसी भी, हमारे बालों में ईश्वर ने, कुदरत ने क्या बनाया कि नेचुरल ऑयल रिलीजिंग होता रहता है, हमारी स्कैल्प में ऑयल होता है, और वो फायदेमंद चीज़ है। वो आपके बालों को न्यूट्रिशन देता है, आपके बालों को पोषण देता है, बालों को काले रखता है, झड़ने नहीं देता, वो सब उसके फायदे हैं। अब जब हम बाहर निकलते हैं कहीं, तो वो तेल तो है ही स्काल्प पे, तो धूल मिट्टी चिपक गई, ये सब कुछ हो गया, तो अब बाल गंदे हो गए। तो अब उसको वॉश करने के लिए हमें क्या चाहिए? शैम्पू चाहिएगा कोई, क्योंकि सिंपल पानी से धोगे उतरेगा नहीं, कि कोई ऑयल था और डर्ट बन गई है वो उसमें, तो सिंपल पानी से तो नहीं वॉश होगा, आप शैम्पू चाहिए। अब जो मार्केट में जो कॉस्मेटिक के नाम पे जो बिक रहे हैं केमिकल वाले शैम्पू, उसमें क्या है? सोडियम लोरेल सल्फेट और दूसरे केमिकल्स हैं। जब उनसे आप वॉश करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? आपके बालों को साफ कर देते हैं, और साथ ही साथ जो नेचुरल ऑयल है उसको भी हटा देते हैं। तो आपको एकदम खुले खुले बाल, बड़ा अच्छा फील होगा कि यस, बड़े खुल गए बाल, है ना, चिपचिपापन खत्म हो गया, हो तो गया। लेकिन जब लगातार उसको यूज़ करते हैं तो फिर बालों की समस्याएं आने लगती हैं, बाल झड़ने लगते हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं। फिर क्या करते हैं हम? शैम्पू बदल लेते हैं,
अब ये वाला शैम्पू टीवी में ऐड देखा कि झड़ने के लिए ये वाला लेना है, हम वो ले आते हैं। फिर डैंड्रफ होने लग गया तो डैंड्रफ के लिए ले आते हैं। इन सारी समस्याओं का कारण ही शैम्पू है और हम शैम्पू ही बदलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोच समझ के हमें आयुर्वेद में, हम अब आयुर्वेदिक से धोगे तो उसमें वो केमिकल नहीं है तो ऑयल नहीं हटेगा, खाली गंदगी हटेगी, तो आपको लगेगा थोड़े बाल चिपटे चिपटे से हो गए, वो मज़ा नहीं आया। लेकिन वो फायदेमंद बहुत है वो। इसी तरह सर हम ऑयल की बात करें, ये जो शैम्पू की आपने बात बोली, ऑयल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दूसरे तरह का ऑयल खाएं, सरसों का तेल ना, घी ना खाएं, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऑयल, अगर मैं खाने वाले ऑयल की बात करूं तो मैम हर ऑयल की अपनी एक वो है, उसमें देखो 3 चीज़ें हैं, पुफ्फा, मुफ्फा एंड सैचुरेटेड फैट। ये पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट, ये 3 चीज़ें देखनी चाहिए हमें तेल में। किसी में पुफ्फा ज़्यादा होगा, किसी में मुफ्फा ज़्यादा होगा, किसी में सैचुरेटेड, घी में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है। तो अक्सर कोशिश तो ये करनी चाहिए कि इन तेलों को बदल बदल के इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी तेल ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, लेकिन अक्सर बदल बदल के इस्तेमाल करना चाहिए कि एक ही तेल खाते रहेंगे हमेशा। और वैसे आपके दर्शकों को बता दूं कि इन तीनों की अगर मैं देखूं तो जो आजकल जो करंट सिनेरियो चल रहा है, राइस ब्रान ऑयल, राइस ब्रान ऑयल अकेला ऐसा तेल है जिसमें ये तीनों ही एक संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए उसको अच्छा तेल मानते हैं। कहीं ना कहीं एक मिथ है जो मैं भी मानती हूँ, हमें जो पहले से बताया जाता है कि सरसों का तेल जो है वो ग्रीसिंग के लिए सही रहता है, जॉइंट्स के लिए। अगर हम वो छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरा तेल यूज़ करते हैं तो वो हमें दिक्कत देगा बॉडी को। देखिए, ऐसा भी कुछ कोई भी ऑयल है तो ऑयल का तो काम है चिकनाई, तो वो तो है ही, और हमें चिकनाई चाहिए ही चाहिए। ऑयल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और वो जरूरी की सरसों के तेल में, सरसों के तेल में क्या है, जो उसमें जो पुफ्फा वो बहुत ज़्यादा है, तो लगातार वही यूज़ करने से वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज की समस्या, यही समस्या आ सकती हैं, कहीं ना कहीं आ सकती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बदल बदल के करें, या फिर जैसे मैंने बताया राइस ब्रान ऑयल एक अच्छा विकल्प है, वो यूज़ किया जा सकता है। उसमें तीनों ही संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक तेल बहुत अच्छा है, बस वो डिपेंड करता है। और इनका स्मोकिंग पॉइंट आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत डिपेंड करता है। अच्छा। आप एक हर ऑयल का एक स्मोकिंग पॉइंट होता है। स्मोकिंग पॉइंट मतलब उस टेम्परेचर पे जाके वो फिर खराब हो गया, समझो वो छोटे टुकड़ों में टूट गया, वो उसमें इतने छोटे पार्टिकल्स हो गए अनसैचुरेटेड, वो उसमें ट्राइग्लिसराइड्स जो हमारे बढ़ते हैं, तो वो जब एक आपने देखा होगा कोई पूरी वाला है, पूरी तल रहा है, तो एक बार उसने पूरी तली, पूरी खाना खतरनाक नहीं है, पकोड़े खाना भी खतरनाक नहीं है, खूब खाइए, खूब समोसे खाइए, लेकिन जो वो तेल जो बार बार यूज कर रहा है ना, वो बड़ा खतरनाक है। जब वो एक बार अपने स्मोकिंग पॉइंट तक वो तेल पहुंच गया ना, उसके बाद वो तेल बहुत खतरनाक हो चुका है, वो जहरीला हो चुका है। अब एक बार पूरी बनने के बाद क्या पूरी वाला फेंक देता है उस तेल को? नहीं, दोबारा यूज करता, चलता ही रहता है, वो चलता ही रहता है, वो है खतरनाक। तो स्मोकिंग पॉइंट अगर अब अपने इंडिया में कल्चर क्या है, विदेशों में क्या है, वो तेल को ना एज ए ड्रेसिंग, सलाद पे ड्रेसिंग करके खाते हैं, ऐसे खाते हैं। और हम किस में करते हैं? कुकिंग में करते हैं। तो हमें एक ऐसा तेल चाहिए जो जिसका स्मोकिंग पॉइंट ज़्यादा हो, क्योंकि हम हर चीज़ को पका के खाते हैं। तो ऐसे में भी राइस ब्रान ऑयल जो है उसका हाईएस्ट स्मोकिंग पॉइंट है बाकी सभी तेलों से। तो राइस ब्रान तेल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एक सर इसी कैटेगरी में मैं एक पूछूंगी कि नमक के बारे में बहुत आता है कि नमक, बड़े कन्फ्यूजन है कि पिंक सॉल्ट खाएं, सेंधा नमक खाएं या वाइट वाला खाएं, चीनी खाएं या खांड खाएं या शक्कर खाएं, या जैगरी पे भी लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसको आप कैसे बताएंगे क्या हेल्दी है? मैम देखो, हेल्दी तो यही है जो कुदरत ने हमारे लिए बनाया है, वो हेल्दी है, जिसको आप सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट या बोलते हैं। इसकी चट्टाने हैं, पहाड़ है, ये एक प्राकृतिक है, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, पहाड़ है। और नमक हमारे खाने में क्यों इस्तेमाल करते थे? क्योंकि नमक में क्या है, चट्टान मिनरल्स है, तो वो एक स्वाद के लिए नहीं, वो एक मिनरल है कि हम खाने में मिनरल ऐड कर रहे हैं। तो प्राकृतिक नमक तो मैम रॉक साल्ट या पिंक सॉल्ट या सेंधा नमक जिसको आप बोल सकते हैं, काला नमक, ये चट्टाने आती हैं, इनकी अलग अलग कलर की चट्टाने हैं, काले चट्टाने हैं, ये पिंक कलर की चट्टाने हैं। और जो सफ़ेद नमक है ये लैब में तैयार किया गया, आर्टिफिशियली तैयार किया गया नमक है, जो कि मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी तरीके से फ़ायदेमंद है। पर कुछ लोग कहते हैं कि पिंक सॉल्ट खाते हैं तो सोडियम की कमी हो जाती है, फिर ऐसा नहीं है मैम। जो उसमें खाली उसको एक बस आयोडीन और सोडियम, आयोडीन की करके उसको प्रमोट किया गया है। बेसिकली जो हमारा जो रॉक साल्ट है उसमें लगभग 84 तरह के मिनरल्स हैं, उसमें खाली एक आयोडीन के नाम पे प्रमोट किया जा रहा है कि आयोडीन मिलेगा, आयोडीन।
वहीं दूसरी तरफ उसमें 84 तरह के मिनरल्स उस नमक में आपको मिल सकते हैं। तो हेल्दी नमक वही है, और आने वाले अभी अवेयरनेस बढ़ रही है, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां भी बहुत अच्छा काम कर रही है इस विषय में कि वो रॉक साल्ट लेके आ रही हैं, रॉक साल्ट दे रही हैं, तो लोगों को एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल दे रही हैं वो, तो अच्छी एक सर हल्दी को लेके बड़ा मिथ है लोग, क्योंकि कुछ लोग, ये भी एक क्वेश्चन है, कुछ लोग जैसे करक्यूमिन के हम कैप्सूल सुनते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो लोग बोलते हैं कैप्सूल खाने की बजाय हम हल्दी खा तो रहे हैं, हल्दी दूध में डाल के पी लो। तो क्या उसका आप जवाब देते हैं लोगों को? बिल्कुल सही पूछा आपने। हल्दी एक, आपको सबको पता है, एक नेचुरल हब है या एक मसाले के तौर पे हम यूज़ करते हैं। हल्दी इस दुनिया की सबसे अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी औषधि है, और हमें बॉडी में ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो ड्यू टू इन्फ्लामेशन है। हमें कहीं पेन हो रहा है तो इसका मतलब अंदर इन्फ्लामेशन है, हमें साइनस हो गया मतलब इन्फ्लामेशन है, हमारे पेट में दर्द है, कोलाइटिस है तो इन्फ्लामेशन है, हेपेटाइटिस है तो इन्फ्लामेशन है, मेनिंजाइटिस है तो इन्फ्लामेशन है, डर्मेटाइटिस है तो इन्फ्लामेशन, जहाँ भी आइटिस है जिस बीमारी में समझो इन्फ्लामेशन है। तो हल्दी उसमें बहुत अच्छा काम करती है। आप रेगुलर अपने घर पे रोज हल्दी खाते रहो तो इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन अगर इस तरह की समस्याएं आ गई हैं और उसको ठीक करना चाहते हैं, तो अब होता क्या है मैम, हल्दी क्यों अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी है? क्योंकि हल्दी के अंदर एक एंटी इन्फ्लामेटरी, एक प्राकृतिक स्टीरॉइड है जिसका नाम है कुर्कुमिन, कुर्कुमिनोइड उसको बोलते हैं। वो एक नेचुरल स्टीरॉइड है, कुदरत का बनाया हुआ स्टीरॉइड है जो हल्दी के अंदर पाया जाता है, और 1 किलो हल्दी में मुश्किल से, बहुत मुश्किल से 9 ग्राम से लेके 20 ग्राम तक निकलता है। ज़्यादातर 9-10 ग्राम ही निकलता है, बहुत अच्छी हल्दी है तो 20 ग्राम तक निकलता है। तो अगर आपको लगता है कि जल्दी इफेक्ट चाहिए, अच्छे इफेक्ट चाहिए, तो पूरी हल्दी में, अब पता नहीं उसमें कितना कुर्कुमिन है, आप कौन सी हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर कुर्कुमिन को निकाल के हम, और डायरेक्टली कुर्कुमिन थोड़ी मात्रा में दिया जाए, अगर इसी काम को करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा हल्दी खानी पड़ेगी, तो वही काम कम में हो सकता है अगर कुर्कुमिन की टैबलेट या कुर्कुमिन के कैप्सूल अगर वो ले ले तो ज़्यादा बेनिफिशियल है उसके लिए। एक सर मैं जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जैसे कोई कंपनी है जी, कोई कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, या वैसे भी कोई कंपनी कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं, चाहे एलोवेरा है चाहे तुलसी है, बहुत महंगा बेच रही है, और किसी और कंपनी की बात करें हम, कोई नई कंपनी आई है या कोई भी कंपनी है, वो कम में बेच रही है, मतलब एक ही प्रोडक्ट, एक ही इंग्रेडिएंट एक जगह बहुत महंगा है, एक जगह सस्ता है, तो उसका क्या कारण रहता है? क्या इंग्रेडिएंट में कुछ क्वालिटी प्रीमियम है, या ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है? आप क्या कैसे देखते हैं? मैम बड़ा आपने कंफ्यूजिंग सा पूछ लिया, पर फिर भी देखिए, एक ये भी फ़र्क हो सकता है। एलोवेरा तो एलोवेरा है। अब मान लेते हैं आप एक गिलास पानी लिया हमने, उसमें 1 चम्मच डाली चीनी, अब उस पानी का नाम क्या होगा? चीनी वाला पानी, मीठा पानी है ना। उसमें 10 चम्मच चीनी डाल दोगे तो भी क्या नाम रहेगा? मीठा है, मीठा पानी, चीनी वाला पानी। अब डिफरेंस है, अब एक चम्मच डाली तो भी वही चीनी वाला पानी है। उसी तरह एलोवेरा, खासकर एलोवेरा या कोई भी चीज़, अब कई लोग क्या करते हैं, एलोवेरा लिया 1000 किलो एलोवेरा से वो 10,000 लीटर एलोवेरा जूस बन सकता है, उसको पानी में घोला 10,000 लीटर बन गया, है वो भी एलोवेरा जूस ही। तो सीधी सी बात है, कॉस्ट उसकी कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्रोमाइज़ की उन्होंने। दूसरा, अगर उसी एलोवेरा को डायरेक्टली आपने बस पल्प को क्रश किया, उसको बोतल में फिल किया, तो वो भी एलोवेरा जूस है, वो भी एलोवेरा जूस है, लेकिन उसमें कितना % एलोवेरा है ये कोई नहीं पूछता। कि एलोवेरा जूस तो है, लेकिन इसमें एलोवेरा कितना है वो कोई नहीं पूछता। मार्केट में देखता हूँ एलोवेरा, उसमें लिखा भी है लेकिन देख नहीं रहे कि एलोवेरा जूस में 9% एलोवेरा है। कोई बोलता है इसमें 20% एलोवेरा है, 98% तक एलोवेरा मार्केट में बिक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार इस चीज़ पर देखना चाहिए कि जो हम ले रहे हैं उसमें उस जो मेन चीज़ है उसकी है कितना वो। तो एक तो ये भी हो सकता है। दूसरा, फिर अभी ऐसा भी हो रहा है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट ओवर भी की जा रही है। कई बार मुझे बड़ा दुख होता है, मार्केटिंग है कि बहुत दुख होता है कई बार मुझे कि यार ये इतने का तो नहीं बिकना चाहिए, ये चीज़ बहुत अच्छा भी बनाओगे तो भी ये इतने का नहीं बिकना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। एक सर, जैसे एक आम ग्राहक है, एक कस्टमर है, या फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक प्रोडक्ट लेता है किसी कंपनी का या अपनी ही कंपनी का, और उसके डब्बे पे पढ़ के जान सकता है कि वो कितना रियल है, कितना, क्या चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए और क्या चीज़ होनी चाहिए। मैम यही मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि आयुर्वेद में बहुत बड़ा स्कैम है। अब डब्बे पे तो वही लिखा है जो कंपनी बताना चाह रही है, जो पढ़वाना चाह रही है वही लिखेगी, है ना। वो कुछ ऐसा नहीं लिखेगी कोई भी कंपनी। उसमें लिखा तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सही मायनों में क्या वो उसके अंदर है
अब ये इसीलिए आयुर्वेद को मैं एक बता रहा हूँ कि कम बहुत सब नहीं कर रहे, अच्छा काम भी कर रहे हैं बहुत सारी कंपनियां, लेकिन स्कैम बहुत ज़्यादा है कि अब आयुर्वेद में ऐसी कोई नहीं है कि हर सैंपल लैब में जांच हो कि इसमें वो चीज़ है या नहीं है। और ये तो जांच हो सकती है इसमें वो है या नहीं है, लेकिन ये नहीं जांच हो सकती कि उसमें कितना है, ये प्रॉपर है या नहीं है। इसमें 500 मिलीग्राम अश्वगंधा लिखा तो अश्वगंधा 500 डला है या नहीं डला है, तो वो बहुत मुश्किल है। ये तो सभी को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, खासकर कंपनीज़ को भी, कि जब भी आयुर्वेद पे काम करें तो बहुत अच्छे तरीके से अच्छी नीयत के साथ काम करें। पे लोगों को करना है, तो डब्बे पे तो पता नहीं मैम अब लिखते ऐसी चीज़ें लिखा होता है ये इतना इतना, और इसीलिए लोगों को आयुर्वेद से विश्वास हटता अब तो बढ़ रहा है, लेकिन बीच में इसीलिए हट गया था कि लिखा तो बहुत कुछ है, रिजल्ट आते नहीं है। तो उसका नहीं, मैं तो ले चुका हूँ अश्वगंधा, पहले भी मैं ले चुका हूँ, लेकिन उसमें था या नहीं अश्वगंधा ये नहीं पता। सर कुछ ऐसी हर्ब्स हैं या जूसेस हैं जो डेली बेसिस पे हर बॉडी टाइप को सूट कर जाएंगे और आप एक सजेस्ट कर सकते हैं कि लोग लें तो एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं? हाँ, कुछ चीज़ें जैसे प्रतिदिन ली जा सकती हैं, जैसे एलोवेरा है, ये सबको शूट नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि एलोवेरा रोजाना हर व्यक्ति, अब प्रमोट तो करते हैं हम एलोवेरा लेना चाहिए, मैक्सिमम पॉपुलेशन को कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं खासकर जिनकी बहुत ज़्यादा पित्तज प्रकृति है ना, उनको बार बार वैसे ही उनको मोशन होता है, तो ऐसे में अगर एलोवेरा पियेंगे तो उनको और ज़्यादा समस्या बढ़ सकती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था हल्दी एक अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी है, कम या ज़्यादा, लेकिन सभी को वो शूट कर सकती है, क्योंकि इन्फ्लामेशन दूर करना है, वो साइंटिफिक है, वो सभी को कर सकते हैं। इसके अलावा गिलोय एक बहुत अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर है, वो सभी को शूट कर सकती है। गिलोय को प्रतिदिन इस्तेमाल किया जा सकता है, हल्दी को इस्तेमाल किया जा सकता है, इन चीज़ों को आप नीम को इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी सभी को शूट करता है, नीम वो अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। सर इसी से एक क्वेश्चन आता है कि एक अंडररेटेड हर्ब और एक ओवररेटेड हर्ब आपके हिसाब से? हाँ, ये आपने सही पूछा। आजकल कुछ हर्ब्स को तो ना, और खासकर हमारी जो अपने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है हमारी, उन्होंने कुछ को ओवर रेटेड किया हुआ है कुछ हर्ब्स को। जैसे मैं अगर किसी चीज़ का नाम लूँ तो बड़ा उसको तवज्जो दी जाती है, जैसे शिलाजीत है ना, शिलाजीत हो गया, इसको मानते हैं बस शिलाजीत है तो मतलब पता नहीं क्या हो गया, शिलाजीत बहुत ही शानदार चीज़ है, सभी को बहुत फ़ायदा करेगा शिलाजीत को ना। और शिलाजीत क्या, मैं आजकल एक और चीज़ का मैं नाम सुन रहा हूँ, वो उसको भी ओवर रेटेड किया गया है, कीड़ा जड़ी है ना, बहुत सारी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं, कीड़ा जड़ी की ये। अब वो है क्या कि किसी भी चीज़ की जरूरी नहीं कि प्राइस ज़्यादा हो तो वो उतनी ही ज़्यादा बेनिफिशियल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिलाजीत को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है या कीड़ा जड़ी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जिस आदमी को भी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, दिमाग में यही आता है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए शिलाजीत इस्तेमाल, जरूरी नहीं कि हर आदमी जिसको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो उसको शिलाजीत फ़ायदा ही करेगा। अगर मान लेते हैं कोई, जैसे अभी मैं बात कर रहा था, मान लेते हैं किसी की पित्तज प्रकृति है, उसके शरीर में उष्णता ज़्यादा है, उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या ऐसी समस्याएं, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, तो ऐसे में अगर उसको आई थिंक शिलाजीत दिया जाएगा तो हो सकता है उसकी समस्या और बढ़ जाए, जरूरी नहीं कि ठीक हो। तो ओवररेटेड है कि बस बहुत शिलाजीत का नाम आते ही लगता है यस कि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ये तो बस सब कुछ है यही, तो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। इस तरह की चीज़ों को ओवररेटेड किया गया है। और अगर मैं बात करूं अंडररेटेड की, तो बड़ी सिंपल सी औषधि है जिसको मैं देखता हूं ज़्यादातर कंपनियां प्रमोट नहीं कर रही, जैसे गिलोय को हमारे आयुर्वेद में अमृता नाम दिया गया है। ये माना गया कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय कुछ अमृत की बूंदें इस पृथ्वी पे गिरी और वहाँ जहाँ गिरी वहाँ से ही अमृता पैदा हुई है। ये बेल ऐसी है मैम, इसको जड़ भी काट दोगे तो भी हरी रहती है, ये किसी भी खंबे पे कहीं भी चढ़ जाएगी, अमृता है वो, उसका नाम ही अमृता है। तो वो बहुत अच्छा, उसको हर कंपनी को उसके चाहे उसको टैबलेट फॉर्म में या जूस फॉर्म में गिलोय को जरूर प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल सर एक चीज़ और आती है कि हमारी जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं उनको तो हम कर रहे हैं आजकल मार्केट में, क्या है, हाइप क्रिएट करने के लिए या डिफरेंट प्रोडक्ट दिखाने के लिए जो वेस्टर्न हर्ब्स हैं या कुछ वेस्टर्न फॉर्मुलेशन वो उसके साथ मिक्स करके बता देते हैं कि ये वो चीज़ है तो ये डिफरेंट है। जैसे कोई मशरूम हो गई या कोई कॉफ़ी हो गई या कुछ और चीज़, तो उसको आप कैसे देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं कंपनीज़ को भी और डायरेक्ट सेलर्स को भी कि हमारा आयुर्वेद बेटर है और आयुर्वेद पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं? जी देखिए, आयुर्वेद मैम, आयुर्वेद बहुत सारे हम सब मिलके काम तो कर रहे हैं आयुर्वेद पे, कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन सही बताऊं ना तो आयुर्वेद में अभी आयुर्वेद के वो
ए को भी टच नहीं कर पा रही हैं सारी कंपनियां मिलके भी। आयुर्वेद एक बहुत बड़ा समुंदर है मैडम, बहुत बड़ा। आयुर्वेद में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। अभी तक तो हम उसके किनारे तक भी नहीं पहुंचे हैं। हम गिने चुने वही सभी कंपनियां उसी पे काम कर रही हैं, एलोवेरा जूस, नोनी जूस, तुलसी और ये शिलाजीत और ये बस फिक्स 10 20 30 50 सब इन्हीं पे काम कर रहे हैं। आयुर्वेद तो एक बहुत बड़ा गहरा समुंदर है, इसके अंदर तो इतना शानदार, इतना इतना बहुत कुछ है इसमें। क्लासिकल मेडिसिन हैं बहुत ज़्यादा, हजारों लाखों की संख्या में तो क्लासिकल मेडिसिन है जो आयुर्वेद के अप्रूव्ड फॉर्मूले हैं, कोई काम नहीं कर रहा उन पे। कितने शानदार ऐसे क्लासिकल फॉर्मूले हैं कि आपको ये फॉर्मूला बनाया है, आयुर्वेद में ही बता रखे हैं, क्लासिकल है कि ये इस बीमारी में बहुत अच्छा काम करेगा, उसका पेटेंट है, उस पर काम ही नहीं कर रही कंपनियां। तो आयुर्वेद में बहुत कुछ है। इसमें कुछ एग्जांपल सर आप बताना चाहेंगे? जैसे कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लासिकल मेडिसिन की बात करूं तो एक क्लासिकल मेडिसिन है महासुदर्शन क्वाथ। महासुदर्शन क्वाथ, उसकी महासुदर्शन क्वाथ के बारे में आचार्य चरक ने कहा है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से दानुओं का नाश हो जाता है, उसी प्रकार महासुदर्शन क्वाथ लेने से धरती के सभी तरह के बुखारों का नाश हो जाता है। फीवर के लिए वो अल्टीमेट औषधि है, किसी भी तरह का, चाहे मलेरिया हो, चाहे इवन वो किसी तरह का इन्फेक्शन हो, सभी में महासुदर्शन क्वाथ बहुत सुप्रीम प्रोडक्ट है वो, और क्लासिकल मेडिसिन है। अब उस पर काम नहीं कर रहे हैं कंपनियां। उसके अलावा चाहे और कोई भी आप लगे, आरोग्यवर्धनी वटी बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा। इसके अलावा असंख्य क्लासिकल मेडिसिन, इसके अंदर बहुत सारे हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है। और ये बना आयुर्वेद का बना हुआ फॉर्मूला है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद का बना हुआ आयुर्वेदिक टेक्स्ट में है, बस आपको लेना है, उसको कॉपी करना है और आप प्रोडक्ट बनाइए। महाकषाय, आचार्य चरक ने 50 महाकषाय बताए हैं लास्ट में। आयुर्वेद का जब ज्ञान खत्म किया तो उन्होंने एक लाइन लिखी कि मैं अल्प वैद्यों के लिए, अल्प बुद्धि वैद्यों के लिए, जिनमें बुद्धि कम है, ऐसे वैद्यों के लिए 50 महाकाढ़े बता रहा हूं कि जिसने पूरा आयुर्वेद पढ़ लिया लेकिन फिर भी अभी उसको ज्यादा जानकारी नहीं हुई, तो उनके लिए मैं कुछ 50 महाकाढ़े बता रहा हूं 50 बीमारियों को लेके। अगर वो ये भी कर लेंगे तो सब कुछ आएगा इसमें। वो आज से हजारों साल पहले से ही महाकषाय बताए उन्होंने 50, जैसे हृदय महाकषाय हार्ट के लिए, उसी तरह उन्होंने स्किन के लिए वर्ण्य महाकषाय, उन्होंने घुटनों के लिए शूल परशुनम महाकषाय, किडनीज के लिए मूत्र विरेचनीय महाकषाय। ये क्लासिकल है। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख हुआ कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इस पे काम नहीं कर रही। लैक ऑफ नॉलेज, या तो ये महाकाढ़े बनाओ ना 2 लोगों को। अभी ये हमने बनाने शुरू किए हैं, तो मैं सभी को मैसेज देना चाहूँगा, बनाएं, वो इस तरह के काम करें। आयुर्वेद में बहुत कुछ है, कुछ आपको एक्स्ट्रा बाहर से। अभी बड़ा दुख होता है, लोग सेक्सुअल प्रोडक्ट के नाम पे आयुर्वेद में डालते हैं। मैं खुद कई बार जो मैन्युफैक्चरर है उनसे मिलता हूँ ना कि यार कोई सेक्सुअल प्रोडक्ट बनाना था तो कौन सी हब और अच्छा बेटर। बोले सर हब्स का चक्कर छोड़ो, थोड़ा सा इसमें, मैं बड़ा दुख हो रहा है इस बात को सोचते हुए कि इसमें थोड़ा सा सिल्डेनाफिल डाल दो। वो क्या होता है? सिल्डेनाफिल जो ये एलोपैथ, इस मॉडर्न साइंस में जो वियाग्रा टैबलेट बिकती है तो उसका साल्ट है सिल्डेनाफिल। मैं ऐसे हजारों लोगों से मिल चुका हूं जो बोले कि यार क्यों इतना झंझट पड़ रहे हो, इतनी महंगी हब्स डालोगे, इसकी बजाय इसमें ना चुटकी भर सिल्डेनाफिल डाल दो, देखो क्या रिजल्ट आएंगे। खिलवाड़ हो रहा है, स्कैम है बहुत बड़ा आयुर्वेद के नाम पे। ऐसा कर रही हैं कंपनियां, सभी नहीं कर रही लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसा कर रही हैं। पेन किलर बनानी है, बोले क्यों ज़्यादा हर्ब्स डाल रहे हो, थोड़ा सा डिक्लोफेनिक डाल दो। पेन किलर बनाना है ना आपको तो डिक्लोफेनिक है, साला 100 रुपये में क्विंटल के भाव से आता है, डाल दो, थोड़ा सा पेन ठीक हो जाएगा लोगों का। अब अंदर क्या उसको नुकसान, सिल्डेनाफिल इतना खतरनाक साल्ट है, सेक्सुअल के नाम पे बहुत सारी कंपनियां ये बेच रही हैं ऐसे। तो ये गलत हो रहा है और सभी से मैं चाहूँगा कि हम सब मिलके आयुर्वेद के लिए अच्छा काम करें और अच्छी चीज़ें डालेंगे, रिजल्ट आएंगे, 100% आएंगे। बिल्कुल सर एक आयुर्वेद को के अंदर ही योग आता है या योग एक अलग चीज़? आयुर्वेद का एक पार्ट है, आयुर्वेद में ही सब कुछ, योग, प्राणायाम, आसन, मुद्रा, ये सब कुछ मैंने बताया ना कि ये जीवन जीने की कला है, तो जीवन का ही एक पार्ट है कि हमें योग भी करना चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट सेलर्स अपने प्रोडक्ट के साथ उनको थोड़ा सजेस्ट कर दें कि इस तरीके के आसन करें, परफेक्ट होना चाहिए, मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। आसन बताएं, साथ में मुद्राएं, कितनी छोटी छोटी मुद्राएं हैं। किसी को भी जाएं, किसी के पास जाएं तो 8-10 मुद्राएं हैं, उनके बारे में बता सकते हैं कि ये मुद्रा साथ में कर लो। भाई मैं बैठा हूँ, अब मैंने ये मुद्रा लगा ली तो इसमें मेरे को फायदा मिल गया, तो क्या नुकसान है, पैसा भी खर्च नहीं हुआ। तो इससे क्या फायदा होता है सर? मैम जैसे ये ज्ञान मुद्रा है तो इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, ये वरुण मुद्रा है, इससे आपका वेट कम होता है। ऐसे ये हमारी फिंगर्स हैं, ये पंचमहाभूत को रिप्रेजेंट करती हैं, है ना। जैसे मैं बता दूं आप सबको याद रखने के लिए कि ये 5 उंगलियां हैं। याद रखने का सीधा तरीका है, सबसे ऊपर अंगूठ ऐसे कीजिए हाथ, तो सबसे ऊपर क्या होता है, हमारे ऊपर क्या है, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद नीचे जल और जल के बाद पृथ्वी। बस याद रखना है। अब इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन, 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मुद्राएं हैं, ये आयुर्वेद का
आप प्रोडक्ट दे के आ गए, अच्छी बात, उसने पे किया, उसको बताओगे यार साथ में ना आपको मान लो डायबिटीज है तो आप हलासन कर सकते हो, रोज 10 मिनट हलासन करो, एक आसन है, और साथ में कोई भी मुद्रा उसको सजेस्ट करके आ गए कि 10 मिनट ऑफिस में काम कर रहा है, ऐसे बैठ गया क्या दिक्कत है, ऐसे बैठ गया क्या दिक्कत है। तो बहुत साइंटिफिक है ये। तो प्रोडक्ट के साथ साथ हमें वही तो बात, आयुर्वेद में काम कर रहे हैं तो आयुर्वेद में काम करने के नाम पे बस प्रोडक्ट, आयुर्वेद में काम करना मतलब उसको बताओ, आयुर्वेद की दिनचर्या बताओ, उसके ये चीज़ें बताएं तो ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा फायदा हो सकता है, और एक आयुर्वेद का नाम भी हो सकता है, फेम दोबारा से हो सकता है। बिल्कुल, हमारी साइंस है। सर, आपने डायबिटीज़ की बात करी और आप एक डायबिटिक कंसल्टेंट भी हैं, बहुत अच्छे आपने लेवल पे काम किया है, तो उसके लिए आप कुछ बताइए सर। डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और बहुत बहुत तेज़ी से फैल रही है, बहुत तेज़ी से, है ना, बहुत ज़्यादा। यस मैम, आपने बताया, मैंने डायबिटीज़ पे बहुत काम किया है और मैं एक सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर हूँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से। हज़ारों लोगों को मैंने डायबिटीज़ से मुक्त किया है और वो आज एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे आपने बताया, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि बीमारी का कारण क्या है, लाइफस्टाइल, हमारा खराब लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल खराब है और हम इसको ठीक किससे करना चाह रहे हैं, गोलियों से। मैक्सिमम लोग गोलियां ले रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं कि आप केवल उसके सिम्टम्स का इलाज कर रहे हैं। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि भारत में जितने साल हर साल लोग डायबिटीज से मरते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा लोग जो दवाइयाँ खाते हैं उसके दवाइयों के साइड इफेक्ट से मरते हैं। बहुत खतरनाक दवाइयाँ हैं जो खा रहे हैं, मेटफॉर्मिन, ग्लिक्लाजिड और ये सब, रीनल फेल्योर और ये सब कुछ हो रहा है। तो डायबिटीज़ को ठीक किया जा सकता है, बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। बस क्या करना पड़ेगा भाई, कारण क्या है, लाइफस्टाइल खराब है, उस लाइफस्टाइल को ठीक करना है। क्या लाइफस्टाइल ठीक करना है कि बेसिक टाइम पे खाना खाना है। क्या खाना खाना है, फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं। मैं मेरे पेशेंट को ही सजेस्ट करता हूँ उनको ज़्यादा फ्रूट्स खाने हैं। एक मिथ है कि मीठे फ्रूट नहीं खाने हैं। हाँ, ये मैं पूछने वाली थी आपसे कि ऐसा बोलते हैं कि मीठे नहीं खाओ, केले मत खाओ। मैं तो, मेरे पास कोई भी डायबिटिक पेशेंट में आते हैं उसको मैं दिन में 2-2 किलो तक आम खिला देता हूँ। खूब फ्रूट्स खाए। नेचुरल कोई भी चीज़ में जो शुगर है वो उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। कृत्रिम जो हम बना रहे हैं ना, वो नुकसानदायक है। तो नेचुरल खूब सारे फ्रूट्स खाएं, कच्ची सब्जियां खाएं। कोई भी व्यक्ति चाहता है डायबिटीज़ को ठीक करना, अगले 3 वीक में भी अपनी शुगर को बिल्कुल 100% नॉर्मल कर सकता है। बस उसको ज़्यादा फ्रूट्स और कच्ची वेजिटेबल्स खानी है। कच्ची मतलब रो चीज़ें, जैसे खीरा, खीरा, टमाटर, ककड़ी, मूली, गाजर, फ्रूट्स खाएं ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा खाएगा उतनी जल्दी उसका बॉडी ऑर्गन्स काम करना, पेनक्रियाज काम करना। कोई भी एज हो, किसी भी एज हो। अच्छा, एक चीज़ सर बड़ी सामने आती है कि अगर आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं और अगर अल्कोहल या स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती, ऐसा सुनने में आता है, कि कितना सच है? हाँ, देखिए मैम, कई बार तो लोग आयुर्वेदिक को लेने से इसलिए डरते हैं कि इसके परहेज बहुत ज़्यादा होंगे। किसी को बोलते हैं कि चीज़ बहुत ज़्यादा परहेज करने पड़ेंगे। तो देखो, परहेज आयुर्वेद के अनुसार नहीं है। अब देखो, शराब ज़्यादा पियेंगे या ड्रिंकिंग कर रहे हैं ज़्यादा या स्मोकिंग कर रहे हैं ज़्यादा, तो ये वैसे ही शरीर के लिए नुकसानदायक है। उस दवाई के साथ नुकसान कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप देखो लाइफस्टाइल खराब ही है, साथ में आप प्रोडक्ट ले रहे हो, तो रिजल्ट सीधी सी बात है जल्दी नहीं आए, क्योंकि कारण क्या है, खराब लाइफस्टाइल वो कंटिन्यू है। साथ ही साथ हम ठीक, आयुर्वेद हेल्प करेगा आपको ठीक करने में, लेकिन साथ ही साथ डबल बेनिफिट हो सकता है लाइफस्टाइल भी सुधर जाए तो लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। अगर वो ड्रिंकिंग कम कर दे, स्मोकिंग क्विट कर दे, ऐसा कुछ कर दे, तो प्रोडक्ट बहुत जल्दी इफेक्ट आएंगे। मैं ज़्यादातर लोगों को जिसको प्रोडक्ट सजेस्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आपको नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं तो उसको स्टॉप कर दीजिए, या फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, अगर आपको प्रोडक्ट के जल्दी ठीक होना है तो। सलाह दे क्या नहीं चाहिए, प्रोडक्ट के तो पैसे लिए हैं, लेकिन जो फ्री वाली जो है ना, वो हम कमी छोड़ देते हैं, उससे उसके बेनिफिट डबल हो सकते हैं। तो वो चीज़ें हमें। सर, आपने नॉनवेज वाली बात बोली, तो नॉनवेज कैसे नुकसान देता है हमारे शरीर को, थोड़ा सा इस पे एलैबोरेट कर दीजिए। मैम देखिए, मैं तो, अब हर आदमी का अपना एक नज़रिया हो सकता है। मेरा नज़रिया यही है, मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ, शाकाहारी हूँ। मुझे ये लगता है कि जो हमारा जो बॉडी है ना, वो नेचुरल चीज़ों को खाने के लिए बनी है, उसी हिसाब से डिज़ाइन हुई है। कोई भी जो हम किसी का भी कोई मांस खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, उसको हमारा लीवर या हमारे जो चीज़ें उसको डाइजेस्ट नहीं करते हैं। हम बने हैं प्राकृतिक चीज़ों को खाने के लिए। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जब भी कोशिश करें कि हमें पौधों से मिलने वाली चीज़ें, जो भी प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें हैं, वो हमें खानी चाहिए, बजाय कि किसी प्राणी को खाना, एनिमल को खाना। दिमाग में मिथ है कि इससे प्रोटीन ज़्यादा मिलेगी। प्रोटीन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है ना। तो ये मिथ्स हैं कि मांस खाने से ताकत आती है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो डाइजेस्ट करने में हमारे शरीर को बहुत मेहनत लगती है, वो उसको शरीर पचा नहीं पाता है। सर, आपने बोला कि जो प्लांट्स से मिले, हमें प्रकृति से मिले। अब एक वर्ड है वीगन, जो दूध, कुछ लोग होते हैं जो दूध और घी ये सब चीज़ें भी नहीं खाते,
जो ये चीज़ें मिलती हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, क्या वो सही है? क्योंकि आजकल ये वेस्टर्नाइजेशन में बड़ा, वेस्टर्न कल्चर बड़ा चला हुआ है कि वीगन रहना, दूध और उसको भी त्यागना। क्या आयुर्वेद में भी ऐसा है कि गाय भैंस का दूध भी किसी आयुर्वेद में ऐसा पशु नहीं का? है मैम। आयुर्वेद में दूध दही के सबके गुण बताए गए हैं, लेकिन वो आप अब जो जैसा दूध आयुर्वेद में बताया गया, दूध वर्ग भी है। और इवन आयुर्वेद में देखिए, वो पर्सनल मेरे विचार हैं कि मांस का सेवन नहीं, आयुर्वेद में मांस वर्ग भी है। आयुर्वेद में मांस के भी फायदे बताए, हिरन के मांस के क्या फायदे हैं, इसके मांस के क्या फायदे, आयुर्वेद में है ये भी। वो पर्सनल मेरा है कि नॉन वेज हमें आज के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ। तो उसी तरह जैसे दूध या घी या मक्खन है, ये आयुर्वेद में इनके फायदे बताए हैं। प्रकृति के अनुसार अलग अलग प्रकृति किसको शूट करेगा, किसको नहीं करेगा। और पहले मैम दूध क्या था, दूध जो भी घर में पशु पालते थे उसकी सेवा करते थे, उससे दूध मिलता था और उसको हम सेवन करते थे, वो फायदेमंद था। आज जो दूध पशुओं से मिल रहा है ना, तो पशुओं का शोषण करके दूध ले रहे हैं, पशुओं पे अत्याचार करके दूध ले रहे हैं। मैं कई बार देखता हूँ ना, आप देखोगे ना, कैसे किसी डेयरियां हैं स्लम में, पशुओं को इतना अत्याचार करके रखते हैं। आप सोचो किसी पशु पे इतना अत्याचार करके जब उसका दूध निकालेंगे, क्या वो अच्छे इमोशन के साथ दूध आया है? वो हमारे काम का नहीं है। तो अगर इस सोच के साथ अगर कोई नहीं ले रहा है तो अच्छी बात है, अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं है। तो उसका क्या विकल्प है, आप क्या विकल्प देते हैं? अगर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कैल्शियम के लिए दूध अच्छा मानते हैं, कैल्शियम है ना, दूध से लगभग 17 गुना ज्यादा कैल्शियम मोरिंगा में मिलता है। मोरिंगा जो है सहजन, उसमें दूध से 17 गुना ज्यादा कैल्शियम है। तो जो नहीं कि दूध आप कैल्शियम के लिए दूध ही अच्छा है, आप मोरिंगा ले लो ना, उससे 17 गुना ज्यादा कैल्शियम है। एक चीज़ सर, जैसे आपने बताया मोरिंगा, फ्रूट्स की बात करें, अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, एक सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं, आजकल क्या है, 12 मास सब सब्जियां मिलती हैं, सब फ्रूट्स मिलते हैं। तो कोई एक, जैसे हम पहले होता था कि एक लिमिटेड फ्रूट्स मिलते थे आपको, सीजनल फ्रूट्स, तो वो नहीं है अब, आपको अवेलेबिलिटी है। तो अवेलेबिलिटी है तो लोग खाते भी हैं। तो इसको आप कैसे बताएंगे कि कितना नुकसानदायक है कि एक सीज़न का फ्रूट अगर हम दूसरे सीज़न में खा रहे हैं? ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। कुदरत हमारे हिसाब से ही जिस सीज़न में हमें जो चीज़ खानी चाहिए वो तभी पैदा होती है। किस सीज़न में हमें आम खाना चाहिए, किस सीज़न में हमें सेब। अब मैं देखता हूँ सेब हमेशा मिलता रहता है, आम भी हमेशा मिलता रहता है। पैसे में बस पैसे का फ़र्क पड़ जाता है, महंगा कर देते। तो ये बिजनेस बन गया मैम, ये बिल्कुल गलत है हमारे लिए। इसीलिए तो आप जितना ज़्यादा ये मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है ना चीज़ों का, उतना ही बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, उतना ही लाइफस्टाइल डिजीज़ बढ़ती जा रही हैं। तो हर ऋतु के अनुसार ही अनाज खाना चाहिए और ऋतु के अनुसार ही फल खाने चाहिए। एक सर, ये फल की जब बात आती है तो एक ये आता है कि जो बाहर के जो फ्रूट्स हैं वो काफ़ी आ गए हैं, जो हमारे देश के नहीं हैं, तो उनको ज़्यादा फ़ायदेमंद लोग मानते हैं, महंगे भी बिकते हैं, वो लेके आते हैं, खाते हैं, तो उनको कितना फ़ायदेमंद मानते हैं? ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि महंगा है वो। बस क्या है, क्यों महंगे हो गए हैं, क्योंकि वो बाहर से यहाँ तक आने में ट्रांसपोर्टेशन लगा है, टैक्सेस लगे हैं, महंगा हो गया। हमें लगता है कि कीवी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमारा फ्रूट नहीं है कीवी, लेकिन हाँ, कीवी से कई गुना ज़्यादा अच्छा चिक्कू है। तो चिक्कू खाओ ना आप, हमारा फल है चिक्कू, उसमें बहुत ज़्यादा। तो वो अब फ्रूट्स की सारे टोटल फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट आगे से आप दिमाग में रखें, फ्रूट्स कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा, ये डिपेंड करता है उसकी एंटीऑक्सीडेंट पावर कैसी। सभी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, तो जिसकी जितनी अच्छी एंटीऑक्सीडेंट पावर होगी वो उतना ही आपको जवान बनाए रखेगा, उतना ही आपको हेल्दी रखेगा। और लेकिन जो हमारे जो खुद के फ्रूट्स हैं, देसी फ्रूट्स हैं, उनमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है। बेरीज, लोग बेरीज के पीछे पड़े हैं, बेरीज की बजाय हमारा जामुन है, ये बेरी है, आंवला है, वो गूसबेरी है, शहतूत, ये बेरी है, ये सारे बेरी हैं अलग अलग। तो ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है। तो मेरे हिसाब से तो इनको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, इनको ज़्यादा खाना चाहिए हमें। सर, जैसा कि हमने देखा कि आपको इतनी नॉलेज है आयुर्वेद की और प्रोडक्ट की नॉलेज है, तो इस टाइप के जो डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, अगर वो इंडस्ट्री में आएँ और प्रोडक्ट को समझाएं, तो मेरे को लगता है कि हम बहुत अच्छे से मार्केट कर पाएंगे, एक रियल पिक्चर दे पाएंगे प्रोडक्ट्स की और बेनिफिट्स बता पाएंगे। पर क्यों नहीं आते डॉक्टर्स डायरेक्ट सेलिंग में, क्या रीज़न है? बिल्कुल सही कहा मैम आपने। मैं अक्सर जब भी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के लोग मेरे से मिलते हैं तो पूछते हैं, सर डॉक्टर्स को कैसे हम अपने साथ जोड़ें, डॉक्टर्स को कैसे हमारे साथ कनेक्ट करें। तो मैं सभी को देखो एक ही बात कहना चाहूँगा कि जैसे पहले भी मैंने बताया कि अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर्स भी आपके साथ रहें, डॉक्टर्स भी काम करें, तो हमें ऑथेंटिकली आयुर्वेद पे काम करना चाहिए। अभी हो क्या रहा है मैम, आप खुद देखो, कोई भी कंपनी शुरू होती है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरू होती है, अच्छा इनिशिएशन होता है, लेकिन प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात आती है तो वही एक एलोवेरा जूस, नोनी जूस, एक बेरी जूस, एक व्हीटग्रास जूस, ऐसे करके वही सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको आयुर्वेद में डॉक्टरों को टच करना है, या इवन एलोपैथिक डॉक्टर्स भी आपसे टच हो सकते हैं, हमें आयुर्वेद के खजाने में से चीज़ें लानी पड़ेंगी। क्लासिकल मेडिसिन पे काम नहीं करती कंपनियाँ,
क्लासिकल मेडिसिन इतना अपार अपार संभावना, हर आयुर्वेदिक डॉक्टर यूज़ कर रहा है क्लासिकल मेडिसिन, लेकिन और कंपनियां बना रही है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं बना रही। क्यों नहीं बना रही? इसके पीछे बहुत मानसिकता की बात है। क्यों नहीं बना रही हैं क्लासिकल मेडिसिन? क्योंकि फिर वो उसके मनमाने रेट नहीं रख पाएंगी। क्लासिकल चीज़ें इसीलिए नहीं बनाती हैं क्योंकि मार्केट में वो कम रेट में बिक रही हैं। अगर आप बनाओगे तो वो लोग क्लासिकल उससे कंपैरिजन करेंगे। इसीलिए कंपनियां कोशिश करती हैं कि कुछ यूनिक बनाती हैं, अपना अलग नाम रखती हैं ताकि कोई कंपैरिजन ना हो, रेट का कंपैरिजन ना हो। ये सोच है। अगर आप इस सोच से दूर हट के क्लासिकल चीज़ें बनाइए, जब मार्केट में बिक रही हैं तो सीधी सी बात है वो बन सकती हैं उसी रेट में। उसमें भी मार्जिन है, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटर का जुड़ा है, उसमें भी सबका जुड़ा है और रियल इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स हैं, वो प्रूवन है आयुर्वेद के। तो क्लासिकल मेडिसिन बहुत अपार संभावना। इसके अलावा आयुर्वेद में वैसे भी संभावना, अगर आप उन पे काम करो तो 100% डॉक्टर आपके साथ जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? अणु तेल आज हर डॉक्टर यूज कर रहा है। अणु तेल एक क्लासिकल मेडिसिन है, लेकिन कंपनियां अणु तेल नहीं बनाएंगी, उसके जगह नाक में डालने के लिए कुछ और उसको नेजल ऑयल या नेजल ड्रॉप बनाएंगी ताकि कंपैरिजन ना हो रेट का कि अणु तेल तो सस्ता बिकता है, ये इतना महंगा कैसे है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारी इस इंडस्ट्री के साथ कि हम प्राकृतिक नेचुरल आयुर्वेद की बजाय बस कुछ ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो यूनिक हो। बोलते हैं कि हम कुछ यूनिक लेके आए। अरे यूनिक की जरूरत ही नहीं है, हमारे आयुर्वेद में इतना असंख्य वैसे ही बता रखा है। तो आप डॉक्टर्स को टच करना चाहें तो अच्छी चीज़ें ला सकते हैं, क्लासिकल मेडिसिन ला सकते हैं, डॉक्टर 100% आपके साथ जुड़ेंगे। और सर अगर हम बात करें कि ट्रेनिंग की, वैसे तो कंपनीज बहुत ट्रेनिंग करवाती हैं, पीपल्स बिजनेस बोलते हैं, तो लोगों को कैसे सेल करना है, मार्केट करना है, वो सिखाया जाता है। पर मेरे को जहाँ तक आपसे बात करके लगा कि एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कंपनीज को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को इसके बारे में? बिल्कुल आपने सही बताया। देखिए अब हमने आयुर्वेद में चलिए बहुत मान लेते सभी बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट बनने के बाद मैंने कई बार देखा, मैं लोगों को नोटिस करता हूँ, कोई प्रोडक्ट बना के दिया कंपनी ने, वो लेके आदमी किसी के पास भी जाएगा, किसी डॉक्टर के पास जाएगा और बोलता है सर हमारा ये प्रोडक्ट ना ये रामबाण है। अब वो एक बात पूछता है कैसे है, ये तो नहीं पता पर है रामबाण सर। तो डॉक्टर उसको क्या बोलेगा, ये अपना जो बाण है ना कहीं और चलाना जाके, या नहीं चलेगा तेरा रामबाण, ये संजीवनी है, ये वो वही है जो हनुमान जी लाए थे लक्ष्मण जी के लिए। ये ऐसे बात करते। एक अगर आप चाहते हैं इस इंडस्ट्री में कामयाब होना, चाहे मैं हर बार लोगों को यही बोलता हूँ कि आपको चाहे एक प्रोडक्ट की जानकारी हो, लेकिन उसकी पूरी गहराई से जानकारी होनी चाहिए कि क्यों है ये रामबाण, क्यों इसके बारे में रामबाण शब्द बोला है, या क्यों इसके बारे में संजीवनी बोला है, इसमें साइंटिफिकली ऐसा क्या है कि ये ऐसे काम करेगा। तो ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है मैम। अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं तो एसोसिएट्स के लिए, लोगों के लिए, रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और कंपनियों के लिए भी। मैं चाहूँगा सभी कंपनी को कि वो आयुर्वेद की ट्रेनिंग्स को प्रमोट करें। ठीक है, लोगों को काम करना सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आयुर्वेद की ट्रेनिंग्स को जरूर प्रमोट करना चाहिए कि वो ताकि उसको प्रॉपर यूज़ करें। अभी पीछे मैंने भी न्यूज़ पढ़ी, बड़ा दुख हुआ कि किसी आदमी ने कोई तुलसी ड्रॉप था, वो उसको ड्रॉप था और उसने आंख में डाल लिया, उसकी आंखों की रोशनी चली गई, आंख खराब। लोग तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोई खाने की चीज़ को लगा रहा है, कोई लगाने की चीज़ को खा रहा है, ये सब। तो ये कब होगा? जब शुरू से हम हर कंपनी हम मिलके कल्चर बनाए कि कोई भी आदमी हमारे साथ जुड़ता है तो उसको कुछ एक बेसिक ट्रेनिंग से गुजरना पड़े। एटलीस्ट उसको कुछ आयुर्वेद के बारे में, कुछ आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बेसिक ट्रेनिंग के बाद उसको अलाउ करना चाहिए। अब मान लो मैं डॉक्टर बनना चाहता था तो मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, 5.5 साल मैंने पढ़ाई की, तो ही तो मैं अलाउ हुआ कि मैं किसी को बता सकूं। ठीक है, इतना लंबा मत करो, लेकिन कुछ चाहे आप एक बेसिक आपने की उसको एक उसके तहत जाना ही पड़ेगा, तब उसको आप अप्रूव करो कि वो अब जाके लोगों को बता सकता है। आज जुड़ा हूं, मुझे कुछ नहीं पता, जाके पहुंच गया जी रामबाण है, ये है फलाना है, ऐसे बहुत गलत है। तो ये कल्चर होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव्स को भी कहना चाहूँगा और कंपनीज को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो प्रॉपर इस तरह का कोई डेकोरम बनाए, और हम सब मिलकर करेंगे तो 100% होगा। बिल्कुल सर। तो सर आज हमने जाना कि आयुर्वेद कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एक हेल्दी लाइफ में, और इस आयुर्वेद को जब डायरेक्ट सेलिंग प्रमोट करती है तो एक पुण्य का काम करती है। तो इसको समझना ज़रूरी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, और उसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो सर आज बहुत अच्छा लगा, हमारे नेटवर्किंग के दीवानों को बहुत कुछ सीखने को मिला, और धन्यवाद सर आपका हमारे शो पर आने के लिए। बहुत बढ़िया, और हम इसी तरह मिलते रहेंगे और आयुर्वेद के इस ज्ञान को लोगों तक पहुँचाते रहेंगे आपके माध्यम से। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा नेटवर्किंग के दीवाने की पूरी टीम को, आपको, राहुल जी को। थैंक यू सर। तो दोस्तों आज आपने जाना कि आयुर्वेद हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आपने ये जाना कि प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पहले उसकी नॉलेज होना, ट्रेनिंग होना कितना ज़रूरी है। डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए सेल्स और मार्केटिंग ही नहीं बल्कि प्रोडक्ट नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है।
अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेशन नॉलेज इस चैनल के माध्यम से लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए, सजेशन करिए, शेयर करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू।